टॉलरेंस आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है, आपके सिलेबस का एक शब्द है। हम इसको एक वैल्यूज में देखते हैं, कई वैल्यूज की बात करेंगे, उसमें एक वैल्यू है टॉलरेंस। कल मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि वैल्यूज बनते कैसे हैं, वैल्यूज क्या हैं, ये सब छोटी मोटी बातें हम शुरू की क्लासेस में कर चुके हैं। वैल्यूज बनते कैसे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि हम ब्रॉडली इनको तीन तरह से बना सकते हैं, तीन तरीके से बनते हैं। एक तरीका है थॉट प्रोसेस, विचारधारा, कॉमनली मैं कहूं तो फिलॉसफी से। फिलॉसफी से बनता है किसी प्रकार का वैल्यू, कोई भी वैल्यू, अभी केवल टॉलरेंस की बात नहीं हो रही, टॉलरेंस उसमें से एक है, वैल्यू से बनता, फिलॉसफी से बनता है। एक फिलॉसफी है, कल मैंने बताया, मार्क्सिज्म, और मार्क्सिज्म फिलॉसफी ने पूरी दुनिया को एक नए ढंग से सोचने की जगह दी। और उस नए ढंग में क्या था, बताया कि जो अनथिकल है वो ये है, या इसको और पॉजिटिव ढंग से पहले लेके चलें, जो मैंने पहले बताया था उसी उसी को रिपीट करूं मैं, कि दुनिया बननी चाहिए पेनलेस, दर्द रहित, पीड़ा रहित हो दुनिया, वो दुनिया होगी आदर्श दुनिया, वो होगी आइडियल दुनिया जिसमें पीड़ा ना हो। वो पूरा मैंने आपको सीरीज बताया था, याद कराया था, और लास्ट में आपने देखा कि पीड़ा की वजह जो है ना, वो क्लासेस हैं, और देयर आर टू क्लासेस इन द वर्ल्ड। एक जो क्लास है जिसको बॉर्जुआज, BOURGEOISE बोलेंगे, मतलब ये वो क्लास है जो ब्रॉडली कैपिटलिस्ट क्लास है, हु ओन द हु own the means of production, and the much larger class is proletariat, PROLETARIAT, मतलब working class, who must sell their own labor power। तो दो क्लास है और उसके बीच क्लास स्ट्रगल है, जिसमें से एक नैतिक है दूसरा अनैतिक है, एक एथिकल है दूसरा अनएथिकल है, एक शोषक है, एक्सप्लॉइटेटर है, और एक का शोषण हो रहा है। वर्ग संघर्ष क्लास स्ट्रगल है, और वर्ग संघर्ष ऐसे जगहों पर एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वर्ग संघर्ष होगा ही, क्लास स्ट्रगल होगा ही होगा। जिसका शोषण हो रहा है और जो शोषण कर रहा है, उनके बीच हार्मनी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। तो एक ट्रुथ है, सिंगल ट्रुथ है, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्लास स्ट्रगल। बात समझ में आई? यस सर। ऐसे ही एक ट्रुथ है थियोक्रेसी की, ऐसा एक ट्रुथ है रेशियल सुपरमेसी की, ब्लड प्योरिटी, आर्य हमारे हैं बाकी अनार्य हैं, रेशियल सुपरमेसी जिससे नाजिज्म आया, और भी चीजें आई, ब्लड प्योरिटी, वर्णा सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय, प्योर ब्लड। इसमें अगेन एब्सोल्यूट ट्रुथ मुझे पता है, और जो चेंज नहीं हो सकता वो है ब्लड की प्योरिटी। पैट्रियार्की पता है, सारी समझ, सारा इंपॉर्टेंट वर्क वो मेल के पास है, मेल के पास होना चाहिए। जहां भी एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात हो,
मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए। जहां जहां एब्सोल्यूट ट्रुथ है वहां वहां टॉलरेंस नहीं है या कम है, वहां वहां वायलेंस है। और वायलेंस में बिल्कुल भी सेंसिबिलिटी की जरूरत नहीं है। क्यों आप संवेदनशील होंगे जो आपके बराबर ही नहीं है? तो किसी महिला को, किसी दलित को, या किसी जो आपके नजर में रेशियल या पैट्रियार्की के बेस पर या वर्णा सिस्टम के बेस पे पवित्र नहीं है, बराबर ही नहीं है आपको, आर्य नहीं है। नाजिज्म के जमाने में जो प्योर है, कहने का मतलब, ध्यान से समझिए, एक तरीका है जो मैं आपको आगे और भी बताऊंगा, किसी भी वैल्यू का, अभी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, टॉलरेंस की, फिलॉसफी से आता है। दूसरा, दूसरे वैल्यू बनते हैं किससे? बनते हैं साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। और तीसरा मैंने बताया, किस सिस्टम में, किस पॉलिटिकल सिस्टम में, किस टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम में मैं रहता हूं, वैसे मेरे वैल्यू बनेंगे। तो ध्यान से समझो। अभी ये बोर्ड बोर्ड वर्क नहीं कर रहा, तो जरूरत नहीं है जो मैं बोलता जाऊं वो पॉइंट लिखो, बाकी ध्यान से समझिए। तो टॉलरेंस बनेगा कैसे? अगर प्रश्न ये आपका ऐसे में भी आता है, आएगा, और आपको ऐसे लिखना है। ध्यान से इसलिए सुनिए, ऐसे आपको लिख के दिखाना है विद इन ए वीक, पूरे वीक टाइम होगा आपके पास। ट्यूसडे से पहले तक, ट्यूसडे की क्लास से पहले तक मुझे आप एक फुल लेंथ ऐसे लिखेंगे टॉलरेंस पे। फुल लेंथ ऐसे का मतलब कम से कम 1200, 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में लिखेंगे। 1000 से 1200 शब्दों में लिखेंगे आप। तो आपको ध्यान से समझना है टॉलरेंस। मैंने कहा कि एक तरीका है फिलॉसफी का। फिलॉसफी से तय होगा कि वो व्यक्ति, उसकी विचारधारा क्या है, और वो विचारधारा टॉलरेंस की तरफ है, सहिष्णुता की तरफ है, या इसके खिलाफ है, या उससे दूर है। तो एक फिलॉसफी है, लिखते चलो फिलॉसफी, फिर उसको उसके नीचे एरो करके, जैसा मैं बताता हूं वैसा लिखिए। फिलॉसफी एक है, फिलॉसफी एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूट, ए बी एस ओ एल यू टी आई एस एम, एब्सोल्यूटिज्म। हिंदी है इसकी निरपेक्षतावाद। निरपेक्षतावाद, एब्सोल्यूटिज्म, जो एब्सोल्यूट वर्ड से बना है, यह, इसमें बहुत सारे विचारधारा शामिल हैं जो एब्सोल्यूटिज्म को इंडिकेट या उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में जैसे नाजिज्म, नाजीवाद, फैसिज्म, फांसीवाद, तानाशाही, ये सब एग्जाम्पल हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी में एब्सोल्यूटिज्म के। तो एब्सोल्यूटिज्म, जिसको मैंने एग्जाम्पल बताया, एक तो पॉलिटिकल फिलॉसफी से आती है। तो नाजी रेशियल सुपरमेसी, ब्लड प्योरिटी, इन सब चीजों के बेस पर है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ मेरे पास है, इसको मान के चलते हैं। एब्सोल्यूट ट्रुथ ये है, और जो इससे फिट नहीं बैठेगा उसके उसको जीने का भी अधिकार नहीं है, उसको मार दिया जाएगा। और मारना कोई बुरी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो हमारे बराबर ही नहीं है। जिसके लिए हम सेंसिटिव नहीं है, उसके उसको हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम किसी के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो फिर हमारा मन और हमारा समाज कचोटता है। तो ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसको एब्सोल्यूटिज्म कहते हैं, एक तो आता है पॉलिटिकल समझ से, दूसरा आता है, तो अगर मैं इसी को समझाऊं, और तो एब्सोल्यूटिज्म का जो सेंटर पॉइंट रहा है यूरोप में अभी हाल के 200-300 सालों के बीच में, 200 सालों के बीच में, तो हम उसको मान सकते हैं हिगेलिनिज्म। हीगेल की जो फिलॉसफी थी, हीगेल एक
दार्शनिक है, एक फिलोसफर है, HEGELIANISM, हीगेलिनिज्म। हेगेलिज्म से ही निकला नाजिज्म, उसी का एक डेरिवेशन है, उसी का डेरिवेशन। तो नाजिज्म आया आपका जर्मन वाले एरिया में, उसी का एक इंटरप्रिटेशन, उसी का एक डेरिवेशन फासिज्म है। ये सब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल आप तो इटली वाला एरिया जो है वो फासिज्म हुआ। सेंटर पॉइंट हिगेल है, हिगेल की फिलॉसफी है। हिगेल की फिलॉसफी को इसका दोषी माना जाता है कि वो हैं दोषी नाजिज्म और फैसिज्म के। ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है हिगेल, या एब्सोल्यूटिज्म है क्या जो अलग अलग तरीके से है। एब्सोल्यूटिज्म उस फिलॉसफी को, पॉलिटिकल फिलॉसफी को कहते हैं, अगर मैं संक्षेप में समझाऊं तो, जो कहते हैं कि सत्य एक है, ट्रुथ इज वन। और जो ट्रुथ है वो जो ह्यूमन माइंड है ना, उससे नहीं आता है, उसमें उसकी कोई भूमिका या उसका रोल है नहीं। ह्यूमन माइंड जो है वो बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही सीमित होता है। सत्य तो असीमित है, सत्य तो शुद्ध है, प्योर है। तो ये माइंड लगा के आप उसको कहीं, इससे आप कभी सत्य तक पहुंचेंगे नहीं। तो अगर आप माइंड लगा के पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्योंकि आप सीमित हैं, मनुष्य का जो माइंड है, मनुष्य की जो ज्ञान है, जो समझ है, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो आप अनलिमिटेड सत्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो वो माइंड वाइंड से तो ये कभी आप बुद्धि लगा के पहुंच नहीं सकते, मानवीय बुद्धि नहीं पहुंच सकती, ह्यूमन इंटेलेक्ट से आप सत्य तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो वो कौन सा सत्य है। अब इसके हिसाब से अलग अलग तरीके के एब्सोल्यूटिज्म बन जाएंगे। एक तो पॉलिटिकल बन गया, किसी भी रेशियल ढंग से बनाया जा सकता है। दूसरा ईरान में हम देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया में देख सकते हैं, जिसका बेस है थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। मैं आपको बता चुका हूं थियोक्रेसी को कैसे सपोर्ट किया जाता है, सपोर्ट करने वाले क्या उसमें उसके फेवर में आर्गुमेंट देते हैं। तो एक जगह लिख ही लो, बल्कि एब्सोल्यूटिज्म को सपोर्ट करने वाले तीन फिलॉसफी हैं। देयर आर थ्री फिलॉसफी विच आर सपोर्ट टू एब्सोल्यूटिज्म। पहला है रिलीजन, धर्म। तो धर्म, रिलीजन लिखो, उसमें डैश करो। धर्म कहता है, रिलीजन कहता है, जिसके बेस पर धर्मतंत्र या थियोक्रेसी खड़ा होता है, जिसके बेस पे ईरान, सऊदी अरेबिया और दूसरे कुछ खड़े हैं और कुछ खड़ा करना चाहते हैं उस ढंग से पूरी व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को। वो उनका कहना है कि जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ एब्सल्यूट होता है, वो अनडिवाइडेड होता है, अकाट्य होता है, तो निरपेक्ष होता है। सत्य कैसा होता है इनके हिसाब से, निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब रिलेटिव नहीं होता, एब्सल्यूट टर्म में होता है, कंप्लीट होता है। निरपेक्ष सत्य होता है, ऑब्लिक करके लिख लो। अकाट्य सत्य होता है, अकाट्य सत्य मतलब अनडिवाइडेड ट्रुथ। और अल्टीमेट होता है। तो ट्रुथ किसे कहेंगे इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो एब्सोल्यूटिज्म है उसमें पहला मैं क्लास ले रहा हूं रिलीजन। उनके हिसाब से ट्रुथ कैसा है, एब्सल्यूट होता है। जो एब्सल्यूट है वो है ट्रुथ। जो अकाट्य हो, अनडिवाइडेबल हो, वो है ट्रुथ। जो अल्टीमेट हो, मतलब फिर चेंज ना होता हो, अंतिम तौर पे हो, वो है ट्रुथ। और ऐसा ट्रुथ कहां से आएगा। ऐसा ट्रुथ हमेशा उससे आएगा जिसने उस ट्रुथ को, ट्रुथ बनाने वाला वो कैसा होना चाहिए, ओमनीसिएंट होना चाहिए। ओमनीसिएंट, जिसको हिंदी में हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब जानता है, वो इस तरह का ट्रुथ बना सकता है। क्योंकि हम बनाएंगे, हमें, हम लिमिटेड बुद्धि वाले लोग हैं। मनुष्य जो है, मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो लिमिटेड उसके रैशनल है। हम अभी को जानते हैं, आने वाले कल को तो जानते नहीं है, पीछे वाले
कल को भी नहीं जानते हैं। जो हम आज भी जानते हैं वो बहुत लिमिटेड जानते हैं। तो इनके हिसाब से जो धर्म खड़ा है, थियोक्रेसी खड़ी होती है, धर्मतंत्र खड़ा होता है, उनका कहना है कि सत्य जो है वो केवल और केवल ओमनीसिएंट, OMNISCIENT, ओमनीसिएंट, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ से आता है। और ओमनीसिएंट तो फिर एक ही है, गॉड। तो अब गॉड से आती है, तो गॉड वाले जो बातें हैं, ऐसा गुण केवल और केवल ईश्वर में है। और ईश्वर की बातें तो वही जो धार्मिक किताब हैं, धर्म की जो किताबें हैं, वो ईश्वर की ही तो वाणी है। इसलिए सीमित बुद्धि वाला मनुष्य इन सत्यों को नहीं जान सकता और इसको एग्जामिन नहीं कर सकता। एग्जामिन करने वाला मतलब बेवकूफ है। एग्जामिन करने का मतलब यूं हो गया कि आपके हाथ में चम्मच है और आपको समुद्र को नापना है चम्मच से। पॉसिबल ही नहीं है। आपने 10-5 चम्मच नापा और आप कह रहे हैं कि यही ट्रुथ है। अरे समुद्र के सामने आपके हाथ में चम्मच है, आपकी हैसियत ही क्या है? क्या हैसियत है? पूरा पूरी जिंदगी भी लगा देंगे चम्मच से नापने में, पूरी जिंदगी कुछ और काम किया ही नहीं, तब भी बहुत सीमित ज्ञान के साथ आप कह पाएंगे। क्योंकि जिसके बारे में कह रहे हैं वो ओमनिसिएंट है, सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान एब्सल्यूट है, अनडिवाइडेड है और अल्टीमेट है। अल्टीमेट मैंने बताया चेंज ना हो। हम डेमोक्रेसी बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते रहते हैं, अमेंड करते रहते हैं। क्यों अमेंड करते हैं? नई बातों का, आने वाली बातों का हमें पता भी नहीं होता। जब पता चलता है तो पता चलता है कि पुराना वाला नियम तो काम ही नहीं कर सकता, नया बनाओ, फिर नए बनाओ, फिर नए बनाओ। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा ज्ञान बहुत लिमिटेड है। बट अल्टीमेट ज्ञान जहां है, ओमनिसिएंट का ज्ञान, वो धर्म है। तो इस तरह से अब उस निरपेक्षता, उस एब्सोल्यूटिज्म के जो खिलाफ आएगा, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसे ऐसे जगहों पर, अगेन मैंने आपको पहले पूरा फार्मूला बता दिया है, जहां भी एब्सोल्यूटिज्म है, चाहे उसका उसका स्ट्रक्चर कुछ भी हो, यहाँ पे स्ट्रक्चर में अभी रिलीजन बता रहा हूँ, थियोक्रेसी बता रहा हूँ, वहां पे टॉलरेंस नहीं होगा। क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ के खिलाफ जो आप तर्क दे रहे हो, वो आप एक एक्चुअल में ब्लास्फेमी कर रहे हो, ईश निंदा कर रहे हो। तो आप देखेंगे जहां जितना ज्यादा एब्सोल्यूटिज्म, वहां पे टॉलरेंस की लिमिट उतना कम। ये बात आप सही से समझ गए हैं? जरूरी पॉइंट लिख लिया आपने? अगले पॉइंट पे आऊं मैं, बताओ। जी सर। तो एब्सोल्यूटिज्म के पीछे मैंने 3 फिलॉसफी बताए। पहला फिलॉसफी बताया इस तरह के थियोक्रेसी, रिलीजन बेस जो एब्सोल्यूटिज्म है, रिलीजन बेस्ड निरपेक्ष सत्य की बात कही गई है। कल मैं बता चुका हूं, टॉलरेंस का मतलब है रिलेटिव प्रोस्पेक्टिव। आप सब्जेक्टिव ढंग से चीजों को देखते हैं। आप मानते हैं कि सत्य और भी है, मेरा सत्य एक है। जैसे मैंने कल कहा आपको, अगर मुझे शाकाहार पसंद है, वेजिटेरियन फूड पसंद है, तो ये मेरा सत्य है। मुझे मांसाहार होने की जरूरत नहीं है कि मैं मांसाहारी हो जाऊं। बट जो मांसाहार कर रहा है उसके लिए मैं टॉलरेंट हूं, वो उसका सच है। प्लुरलिज्म वाली बात, तो यहाँ प्लुरलिज्म होगा ही नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट ट्रुथ तो एक है। और तुम उससे जितने इतर जाओगे उतने तुमने ब्लास्फेमी की है, ईश निंदा की है। और ईश निंदा करके मैं कैसे जिंदा छोड़ सकता हूं आपको? क्योंकि मार देने में हर तरह से भलाई है, कोई नुकसान है ही नहीं। आपका खुद का नुकसान नहीं है, आपको मार दिया मैंने, क्योंकि जितने भी थियोक्रेसी है वहां पे ये कॉन्सेप्ट है कि दिमाग में ये उटपटांग चीज भरता कौन है? तो शैतान भरता है। चाहे वो थियोक्रेसी बेस हो वेटिकन सिटी की, यानी कि बाइबल पे बेस हो, या कुरान पे बेस हो, या किसी और पे, वो मानते हैं कि ये जो गड़बड़ी दिमाग में है वो शैतान ने भरा है, और आपको शैतान से मुक्त कर दिया उन्होंने, तो एक तरह से उपकार ही कर रहे हैं। तो
ओमनीसिएंट के कॉन्सेप्ट के साथ एब्सोल्यूटिज्म आता है रिलीजन में, और वही बेस है थियोक्रेसी का, और वही बेस है आज बहुत सारे जगह आतंकवाद का, जो एक खास रिलीजन को, एक खास सत्य को मानने वाले उसको लाना चाहते हैं वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर। दूसरा है, अगर ये अब समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट लिखो। हम देख सकते हैं मार्क्सिज्म ऑब्लिक माओइस्ट में, जो माओइस्ट हैं MAOIST, माओवादी जिसको बोलते हैं, तो मार्क्सवाद और माओवाद ऑब्लिक करके कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर दोनों का बहुत बड़ा फर्क अभी हम नहीं करने जा रहे हैं, वो मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, ये थ्योरी मानती है कि क्लास स्ट्रगल जो है ये एक एब्सोल्यूट ट्रुथ है, ये होके रहेगा, होगा ही होगा। क्यों होगा? एक एक्सप्लॉइट करने वाला क्लास है, एक एक्सप्लॉइट होने वाला, ये कैसे चलेगा? एक जो है जिसके पास सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, और दूसरे के पास केवल अपना लेबर पावर बेचने के अलावा और कोई उसके पास कुछ और है नहीं, वर्किंग क्लास है। तो शोषक और शोषक जो क्लास है, जो जिसमें से एक एथिकल और एक नॉन एथिकल है, अनएथिकल है, वहां पर तो आप दुनिया में देखेंगे तमाम जगहों पर जहां पर क्लास स्ट्रगल वाली थ्योरी चली, वहां पर भयंकर रूप से वायलेंस हुआ, वहां पर नॉन टॉलरेंस टॉलरेंस बड़े रूप से दिखा। और हमेशा उन्होंने ये बताया भी कि ये इंटरमीडिएट फेज है। जिस दिन वर्किंग क्लास की का डिक्टेटरशिप पूरी तरह से सही से स्थापित हो जाएगा, जब स्टेट स्टेट सबको बराबर कर देगा, तो स्टेट भी खत्म हो जाएगा और सब चीजें खत्म हो जाएंगी, सब बढ़िया हो जाएगा। पर तब तक जरूरी है कि वर्किंग क्लास डिक्टेट करे, और उसके लिए वायलेंस एक मीन्स है, एंड नहीं है, मीन्स है। और वो कहीं भी इमोरल या अनएथिकल नहीं है, चलेगा। ऑफ कोर्स, तो आप देखेंगे दुनिया में टॉलरेंस कम से कम रहा है, जहां भी कम्युनिज्म के नाम पर, कम्युनिज्म के फिर अलग अलग स्ट्रक्चर आए, चाहे वो रसिया हो या कहीं और हो, वहां पर टॉलरेंस लगातार कम रहा है, चाहे वो जिस नाम से भी कम्युनिज्म आए, माओइस्ट या कोई और नाम हो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? बताओ। जी सर। तो फिलॉसफी, विचारधारा, हम हैं क्या? हम अपनी विचारधारा से ही तो बनते हैं। तो एक तो हो गया निरपेक्षतावाद, जिसमें बताया गया कि कुछ पॉलिटिकल फिलॉसफी हैं जिससे डिराइव में नाजिज्म, फासिज्म वगैरह आया। फिर मैंने धर्मतंत्र के बारे में बताया, थियोक्रेसी। और ऐसे ही एक हम देख सकते हैं माओइस्ट, माओवादी, जो टॉलरेंट नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि एब्सोल्यूट ट्रुथ केवल क्लास स्ट्रगल है। क्लास स्ट्रगल है तो वायलेंस होगा, टॉलरेंस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रेशियल सुपरमेसी। रेशियल सुपरमेसी, मैं इस रेस से आता हूं, इस वंश परंपरा से आता हूं, इस टाइप के रेस से, जैसे कि आर्य हूं, लेट से आर्य जो हैं वो अनार्यों से श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठता का भाव है, सुपरमेसी का भाव है, रेशियल सुपरमेसी है। और एक बार मेरे ठीक से मैं समझ जाऊं, मैं ठीक से आर्य हो गया अगर दिमाग से, तो बाकी लोगों को काटने में मुझे कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, पुण्य का ही काम समझूंगा। और बल्कि उनको भी उनकी जो खराब जिंदगी है, क्योंकि अब जन्म से अगर वो अपवित्र हैं तो कोई और तरीका तो है नहीं पवित्र करने का, एक्सेप्ट कि उनको
कि और तरीका नहीं है मार देने के अलावा। तो जहां भी एब्सोल्यूट ट्रुथ के नाम पर, जैसे मैंने कहा ना, वर्ना सिस्टम या पैट्रियार्की या ब्लड प्योरिटी, ये तीन चार रेशियल सुपरमेसी जिसका मतलब है, वहां पर एब्सोल्यूट ट्रुथ को मान चुके हैं कि यही एब्सोल्यूट है, उसमें गुंजाइश नहीं है कहीं, वहां पर टॉलरेंस कम, वायलेंस ज्यादा। बोलो ठीक है? क्लियर है ना? यस सर। सर तो लास्ट वाला एक बार फिर से बता दीजिए, रेशियल वाला। फिर से अच्छा लगा तुम्हें या छूट गया? नहीं सर, मतलब बस एक और बार बता दीजिए अच्छा मेरे एक बार और। को। ओके वंस मोर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि रेशियल सुपरमेसी जो है हमें इनटॉलरेंट बनाती है। अगर मेरे दिमाग में किसी भी तरह की सुपरमेसी है, खास तौर पे रेशियल ढंग की, ब्लड की प्योरिटी कहने का मतलब, ठीक है, तो मैं इनटॉलरेंट होऊंगा ही होऊंगा दूसरों के लिए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है वो मैं जान चुका हूं, और वो ये है कि ब्लड की प्योरिटी है जो कि मैं हूं, बाकी लोग मेरे बराबर ही नहीं है, बाकी लोग। तो ये इस पे मुझे कोई डाउट नहीं है कि वर्णा सिस्टम में मैं ब्राह्मण या क्षत्रिय या मैं फलाना ठिकाना जिसमें भी मैं पैदा हुआ हूं वही प्योर है, ये एब्सोल्यूट ढंग से मुझे पता है। एब्सोल्यूट का मतलब कोई मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है, निरपेक्ष ढंग से, विदाउट एनी डाउट ये मुझे पता है, किसी दूसरे थॉट की, सेकंड थॉट की गुंजाइश नहीं है, उसकी कहीं कोई का स्पेस नहीं है। तो वायलेंस होगा, टॉलरेंस कम हो जाएगा। ओके? सो बेसिकली जैसे मतलब हिटलर के लिए आर्यन रेस सुप्रीम थी, सो वही हाँ वाली थी। सुप्रीम है, तो इजीली वो बाकियों को के लिए वो को मार पाएगा, हाँ उसके लिए कोई वो सेंसिबिलिटी नहीं होगी उसके लिए, राइट? ठीक है, राइट। अब जैसे इसको कई जगह लगा सकते हैं, होली बाइबल में का जो इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग, ऐसा है या नहीं ये तो हमेशा सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है, जो जानवरों को मार रहे हैं, खा रहे हैं, ये माना गया कि उनमें, उनके अंदर वो बराबर है ही नहीं हमारे, उनके अंदर सोल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। होली स्पिरिट ने जो बनाया है उसके अंदर सोल डाला ही नहीं है। वो जो ब्लड ब्लड निकलता है वो सब तो, वो तो ऐसे ही है, वो ब्लड ब्लड नहीं है वो। फिर कुछ लोगों ने पूछा भी कि जब काटते हैं तो तड़पता है वो पर्टिकुलर जानवर, वो क्या है, वो दर्द से तड़प रहा है? बोला दर्द नहीं है। कुछ ना कुछ समझा दिया उन्होंने। क्यों समझा दिया? कि मान लिया कि ह्यूमन होना सुपीरियर है और किसी एनिमल को एनिमल होना इंफीरियर है। तो अभी इसके साथ अब एनिमल को मारना, इसमें अब कोई तकलीफ नहीं है, कोई बात, कोई इसमें कोई उसको टॉलरेंस होने की जरूरत नहीं है उसके लिए। टॉलरेंस तो हम तब होंगे जब बराबर मानेंगे। तो इंफीरियर हो गया एक, एक सुपीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया वो, तो इनटॉलरेंस। तो टॉलरेंस या सहिष्णुता किस तरह की विचारधारा इसमें होगी? ये तो इनटॉलरेंस बताया मैंने कि, तो जिसमें एब्सोल्यूटिज्म की जगह क्या हो, रिलेटिविज्म। यूनिवर्सलिज्म। रिलेटिविज्म, रिलेटिव। रिलेटिविज्म का मतलब सापेक्षता। एब्सोल्यूटिज्म का हिंदी बताई थी मैंने निरपेक्षता। निरपेक्षता का मतलब अल्टीमेट बात पता है, उसके बाद कुछ और बचता ही नहीं है। और रिलेटिविज्म का मतलब सापेक्षता। सापेक्षता का मतलब जितने भी ट्रुथ हैं वो रिलेटिव ट्रुथ हैं। ये समझ मैं समझूं तब, इस समझ के साथ, इस फिलॉसफी के साथ क्या आएगी? टॉलरेंस। तो जिस जगह टॉलरेंस के, तो सभी जगह टॉलरेंस के आधार देखो अलग अलग होंगे। यूरोप में टॉलरेंस का बेस क्या है? जो रिलेटिविज्म है वो किस तरह से दिखता है? लिबरलिज्म में। लिबरलिज्म रिफ्लेक्ट होता है यूरोप में एज ए टॉलरेंस, क्योंकि लिबरलिज्म, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म का मतलब है लिबर्टी इज सुप्रीम आइडियल। लिबर्टी सुप्रीम आइडियल।
और लिबर्टी का बेस क्या है, लिखते जाओ क्योंकि मेरे पास लिखने की अभी कोई सुविधा नहीं है। लिबर्टी इज, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि अभी तक तो हमने टॉलरेंस कहाँ नहीं है तो वो बताया, जहां जहां चाहे वो उसका उसका स्ट्रक्चर कैसा भी हो, जहां जहां एब्सोल्युटिज्म है वहां वहां टॉलरेंस नहीं है। वो रिलीजन हो, वो पॉलिटिकल थॉट हो, वो रेशियल सुप्रीमेसी हो, कुछ भी हो। अब मैं बता रहा हूं कि ये तो प्रॉब्लम पता चल गई, बीमारी पता चल गई, क्योंकि आपको लिखना होगा ना। तो कहाँ टॉलरेंस आएगी कैसे या कहाँ है, तो हम देखेंगे। इसके दुनिया में हर जगह अलग अलग तरीके हैं। यूरोप ने जो तरीका अपनाया वो तरीका था लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म जो है वो अगेन रिलेटिविज्म का, सापेक्षवाद का एक तरीका है। तो निरपेक्षवाद इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, रिलेटिविज्म टॉलरेंस। तो लिख भी सकते हो एक जगह बॉक्स बना के, इनटॉलरेंस इक्वल टू एब्सोल्युटिज्म, टॉलरेंस इक्वल टू रिलेटिविज्म। और रिलेटिविज्म के कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है लिबरलिज्म, जिसको किसने ऑप्ट किया, ईस्टर्न यूरोप ने, और सॉरी वेस्टर्न यूरोप ने या नॉर्दर्न यूरोप ने। मोटे तौर पर पूरा यूरोप भी बोल सकते हो, बट बेसिकली वेस्टर्न यूरोप ने। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो ये लिबरलिज्म होता क्या है, तो उसके लिए फिर मैं एक और आपको बॉक्स बना के लिख लो। लिबरलिज्म का बेस है, लिबरलिज्म मानता है कि लिबर्टी इज सुप्रीम वर्च्यू और सुप्रीम आइडियल। कैसी लिबर्टी, लिबर्टी का और क्या हम थोड़ा और समझना चाहें, तो ये मानता है एटोमिज्म, एटम, एटम होता है ना, तो वही उसी से बना है, ATOMISM, एटोमिज्म को मानता है, ये बेस मानता है। और एटम का मतलब क्या, मान के चलते हैं एटम मतलब सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट। तो एटमिज्म पे खड़ा है, और सोसाइटी का एटमिज्म कौन है, इंडिविजुअल। तो कहने का मतलब, टॉलरेंस होने का मतलब, टॉलरेंस वहां होगा जहां पर रिलेटिविज्म होगा। और रिलेटिविज्म लाने का एक तरीका है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म का मतलब है लिबर्टी सुप्रीम वर्च्यू, लिबर्टी सुप्रीम आइडियल, जो टिका हुआ है एटोमिज्म पर। और एटोमिज्म का मतलब इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, व्यक्तिवाद। बोलो कुछ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। तो इंडिविजुअलिज्म से कैसे आएगा रिलेटिविज्म, क्योंकि यूनिट जो है वो इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल अलग अलग तरीके के, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोचते हैं। तो अलग अलग सोचते हैं, और वो सबको इंपॉर्टेंट, इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंडिविजुअल इक्वल इंपॉर्टेंट है। एटम में किसी भी चीज का एटम है तो उसमें हर एटम इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा तो है नहीं कि कम इंपॉर्टेंट, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जब बराबर इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल, और उनकी विचारधारा, उनकी थॉट, उनकी समझ अलग अलग है, इससे क्रिएट होगा प्लुरलिज्म, बहुलतावाद। मतलब ट्रुथ प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ट्रुथ जो है वो प्लूरल है, बहुलता है उसमें, कुछ भी एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। तो एटोमिज्म या इंडिविजुअलिज्म, डैश करके लिख सकते हो, जो भी मैंने बताया, दैट इज एवरी ओपिनियन इज इक्वल। जितने भी विचार हैं, जितने भी राय है, मत हैं, वो बराबर हैं। कोई भी मत किसी से बड़ा नहीं है या छोटा नहीं है। अगेन इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिविज्म। पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया। अच्छा होता कि बोर्ड ओपन हो जाता, वरना वैसे समझ में आ रहा है, बताओ कोई यस प्रॉब्लम हो सर। तो पूछो। यस सर।
तो पहले तो मैंने आपको बताया कि ये लिखना है कि टॉलरेंस क्यों नहीं है और कहाँ कहाँ इसका मेन सोर्स है। तो एक सोर्स आपने धर्म बताया, ऐसा धर्म जो बताता है कि, वो सारी बात बता चुका हूँ। फिर आपने पॉलिटिकल थॉट बताया, उसका एक एग्जांपल दे दिया। खाली वही नहीं है, और भी हैं, आगे भी हम बात करेंगे। और इसी तरह मैंने अपनी किसी भी तरह की सुपरमेसी, मेरे पुरुष होने की सुपरमेसी पैट्रियार्की ने जो मुझे सिखाई है, तो या मेरे पर्टिकुलर वर्ण में पैदा होने का की सुपरमेसी, या मेरे रेशियल जो भी हो। और इसका सोल्यूशन मैंने बताया, टॉलरेंस वहां होगी जहां पर रिलेटिविज्म होगा, सापेक्षतावाद होगा। निरपेक्षतावाद की जगह सापेक्षतावाद होगा। और उसका एक तरीका लिबरलिज्म है। यूरोप ने ऑप्ट किया, जो लिबरलिज्म टिका हुआ है आइडिया ऑफ, जो सुपरमेसी है वो किसी और चीज की नहीं, लिबर्टी जो है वो सुप्रीम आइडियल मानता है। और लिबर्टी किसकी लिबर्टी? समाज की लिबर्टी? नहीं 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 नहीं। लिबर्टिज्म में बेस जो है वो, उसका बेस या उसकी एक फिलॉसफी का नाम है एटोमिज्म, एटम। और एटम कौन है? यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट। और वो यूनिट है खुद इंडिविजुअल। पर क्योंकि इंडिविजुअल तो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग सोच होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग खान पान पहनावा, पसंद नापसंद, बहुत उसमें वैरायटी होती है। तो ये कहता है कि ये सारी वैरायटीज हैं और सब में अपना अपना तरह का ट्रुथ है। और एब्सोल्यूट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं होती। सारे ओपिनियन हैं और सारे ओपिनियन इक्वल हैं, कोई छोटा या बड़ा ओपिनियन नहीं है। तो रिलेटिविज्म का एक बेस और बताया मैंने, एटोमिज्म, परमाणुवाद। एटोमिज्म की हिंदी है परमाणुवाद। तो हर व्यक्ति अपने लाइफ, अपने व्यू, अपने नजरिए से जिएगा। और जो उसका प्रोस्पेक्टिव, उसका नजरिया जो है, वो उसका सच है। और इस तरह के तमाम सच जितने लोग हैं उनका अपना अपना सच है, कोई सच किसी से ऊपर या कम या ज्यादा नहीं है। एवरी ओपिनियन इज इक्वल। तो हर तरह का प्रोस्पेक्टिव, नजरिया, व्यक्ति स्वयं स्वयं तय करेगा, खुद तय करेगा। समाज या संस्कृति नहीं, सोसाइटी या कल्चर नहीं। क्योंकि सोसाइटी तय करेगी, अगर सोसाइटी अगर मेरे ट्रुथ को तय करेगी या मेरा कल्चर तय करेगा, तो टॉलरेंस के लिए जगह कम हो सकती है। बोलो, पूरी प्रिमाइसेस समझ में आ रही है? सारे आधार, पूरे तर्क वाक्य समझ में आ रहे हैं? लॉजिक? यस सर। सभी लोग बताओ, साक्षी, रोहिणी, प्रशांत। यस सर। यस सर। तो हर किसी का क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग अलग है, पसंद नापसंद अलग अलग है, और एब्सोल्यूट जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं है। क्योंकि एब्सोल्यूट तय कौन करेगा? कोई कर ही नहीं सकता तय, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपनी अपना पर्सपेक्टिव है। तो यूरोप में जो टॉलरेंस आया, वह आया है इंडिविजुअलिज्म से, आइडिया ऑफ फ्रीडम से, आइडिया ऑफ प्लुरलिज्म से, आइडिया ऑफ प्लुरलिज्म ऑफ व्यूज से। तो यूरोप जो है वो लिबरल यूरोप है, और उसमें जो वैल्यूज हैं वो लिबरलिज्म के वैल्यूज हैं। तो पहला तरीका ये है टॉलरेंस लाने का, क्योंकि टॉलरेंस आएगी हमेशा रिलेटिव 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 ट्रुथ से आएगी। और रिलेटिव ट्रुथ आता है, उसका एक तरीका है लिबरलिज्म, जो यूरोप ने अपनाया। भारत ने ये नहीं अपनाया। एंशिएंट इंडिया में, अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं टॉलरेंट होने का, वो था अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की हिंदी भी अनेकांतवादी है, इंग्लिश भी अनेकांतवादी है, बट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म। नॉन एब्सोल्यूटिज्म, अनेकांतवाद। अनेकांतवाद अगेन रिलेटिविज्म है,
लिख लो एक आध लाइन, फिर जो लोग नए जो नहीं जानते भूल जाएंगे। लिख लो अनेकांतवाद, डैश करके लिख लो अनेकांतवाद। कौन सी आपने? अनेकांतवाद लिखिए। नो सिंगल कॉमा स्पेसिफिक स्टेटमेंट नो single or specific statement can describe the nature of existence and the absolute truth. No single or specific statement can describe the nature of existence and the absolute truth. ब्रैकेट में लिख लो जैनिज्म। जैनिज्म का ये बेस है, बट पूरे संस्कृति इंडियन कल्चर का पार्ट रहा है ये। तो मैंने अभी बताया यूरोप में आया एक पॉलिटिकल थॉट से, लिबरलिज्म से आया क्या, रिलेटिविज्म। हमारे यहाँ रिलेटिविज्म किससे आया, कल्चर से। क्यों, कल्चर के बेस में क्या था, अनेकांतवाद, नॉन एब्सोल्यूटिज्म। और क्या होता है वो मैंने अभी बताया आपको, कि कोई भी एक विचारधारा या एक प्रकार का वाक्य इस अस्तित्व को, इस एग्जिस्टेंस को या निरपेक्ष सत्य को नहीं बता सकता। इसके लिए बहुत बढ़िया कहानी आप लोगों ने बचपन में जरूर सुनी होगी, एक हाथी और 6 अंधे, जो जैन परंपरा से, जैन कल्चर से एक स्टोरी बनी है। वो स्टोरी मैं संक्षेप में बता देता हूं। एक गुरुजी थे, उनके कुछ शिष्य थे, तो 5-6 चेले थे उनके। वो बताना चाहते थे कि ट्रुथ क्या है, जो हम मनुष्य जानते हैं वो ट्रुथ है क्या, किसे हम ट्रुथ कहते हैं। तो तरह तरह की डिबेट थी। तो उन्होंने कहा उन 6 के, वो 6 अंधे थे या उनके आंखों पे पट्टी बांध ली, जो भी हो, कहानी को अपने अपने अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। तो मान लो अंधे थे या अंधा, उनको मतलब पट्टी उट्टी बांध दी गई। एक हाथी दिखाया गया उनको, हाथी। बट उनको पता नहीं है, उनसे कहा गया कि जाओ पता करके आओ। आंखें उनकी वर्क कर नहीं रही हैं। तो कोई पूंछ की तरफ था, कोई जो व्यक्ति है पता लगाना चाह रहा था वो पीठ की तरफ था, कोई कान की तरफ था, कोई सूंड की तरफ था, मतलब अलग अलग जगह थे। वहीं पर खड़े होके वो अपने, क्योंकि आंखें तो काम कर नहीं रही हैं, तो अपने हाथ से पता कर रहे हैं सत्य क्या है। और वो उन्होंने जब लौट कर आए तो वापस गुरुजी ने पूछा कि बताओ बताओ, हाथी मतलब क्या, या क्या आपने जाना। तो क्योंकि मान लो अंधे ही थे वो शुरू से ही, तो अंधे ही थे, तो उस एक ने कहा कि सर हाथी का मतलब होता है जैसे कि रस्सी, रस्सी की तरह होता है हाथी। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल पता नहीं क्या बकवास कर रहा है, रस्सी की तरह कैसे, दीवार की तरह होता है हाथी तो। तीसरा बोला अरे दोनों ही पागल हैं, सूप की तरह होता है हाथी, क्योंकि वो कहाँ खड़ा होगा, कान की तरफ, हाथी के कानों की तरफ। किसी ने कहा कि नहीं भाई, हाथी मोटे से सांप की तरह होता है, सूंड की तरफ था वो। तो अलग अलग पोजीशन पर लोग हैं और हाथी का वर्णन कर रहे हैं। और वो पता चला कि वो लोग झगड़ा कर गए और एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, क्योंकि वो लोग रिजिड थे अपने ट्रुथ को लेकर, और दूसरे के ट्रुथ को, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को वो असत्य समझ रहे थे और केवल अपने प्रोस्पेक्टिव को सत्य समझ रहे थे। ये थी संक्षेप में अनेकांतवाद की कहानी, कि सत्य के अनेक पार्ट होते हैं। हर सत्य जो हम बोलते हैं, जानते हैं, वो एक टाइम एंड स्पेस पर डिपेंड करता है। ऑल नॉलेज इज, अगला पॉइंट इसमें लिख लो अनेकांतवाद में, ऑल नॉलेज इज रिलेटिव नॉलेज। ऑल नॉलेज इज रिलेटिव टू स्पेस एंड टाइम। सभी प्रकार के सत्य देश
और काल सापेक्ष होते हैं। ऑल नॉलेज आर रिलेटिव टू स्पेस एंड टाइम। तो सबका सत्य जो है, सबका ट्रुथ जो है, वो आंशिक है और सीमित है, फिनाइट है एंड लिमिटेड है। तो फिनाइट एंड लिमिटेड नॉलेज से आप एब्सोल्यूट बात कैसे कह सकते हैं? तो अनेकांतवाद बताता है कि हमें अपनी वाणी में भी इसका प्रयोग करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है, ऐसा नहीं। ऐसा ही तो हम तब बोलेंगे जब हमें अल्टीमेट ट्रुथ पता हो, और अल्टीमेट ट्रुथ तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि हम जो जानने जा रहा है वही फिनाइट एंड लिमिटेड है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? ऊपर मतलब दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? नहीं नहीं समझ आ रही है सर। तो दैट इज वन पर्सन ऑफ फिनाइट नॉलेज कैन नॉट रिफ्यूट ओवर अदर फिनाइट नॉलेज। कैसे कर सकता है? एक पर्सन का जो सीमित ज्ञान है, फिनाइट नॉलेज है, वो कैसे रिफ्यूट कर सकता है दूसरे के फिनाइट फिनाइट नॉलेज को? दोनों ही फिनाइट हैं, दोनों ही सीमित हैं, दोनों ही लिमिटेड हैं। तो सबका ज्ञान सीमित, तो सबका ज्ञान बराबर, सबका सत्य बराबर, तो सबका मत बराबर, सबके व्यू बराबर, सबका मत बराबर। तो यही तो है सापेक्षतावाद, यही तो है रिलेटिविज्म, कि हर एक ट्रुथ रिलेटिव है। रिलेटिव टू व्हाट? स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम। मैं कहां खड़ा था और किस समय खड़ा था, तो सारा ज्ञान आप देखेंगे वो फिनाइट है। जैनिज्म में हम पढ़ेंगे कि जब आप कुछ प्रक्रिया है उनको पूरा कर जाते हैं, तब आप बन जाते हैं केवली। केवली का ज्ञान जो एब्सोल्यूट को जान जाता है, जो अरहत हो जाता है, जैसे कि महावीर। तो 24 तीर्थंकर हैं, उनका जो ज्ञान है कि वो केवली हैं। और अंतिम तीर्थंकर, अंतिम केवली कौन है? महावीर। महावीर। महावीर को छोड़कर, मतलब महावीर जैसे तीर्थंकर को छोड़कर, केवली को छोड़कर, सारे ज्ञान कैसे हैं? रिलेटिव। रिलेटिव टू टाइम एंड स्पेस। ऑल नॉलेज आर फिनाइट एंड लिमिटेड। अगर ये समझ बनती है तो ऐसी समझ को बोलेंगे रिलेटिविज्म, सापेक्षतावाद। और अगेन मैंने यही तो बताया कि टॉलरेंट होने के लिए एक तो लिबरलिज्म वाली बात थी, और दूसरा कौन सा है? रिलीजियस, या रिलीजियस नहीं, कल्चरल बोलना ठीक रहेगा। कल्चरल ढंग से हम ये जाने अनेकांतवाद को। बोलो, ऑल क्लियर? लिख पाओगे ना ये सब? ध्यान से जरूरी पॉइंट नोट कर लेना, वरना सब प्रवचन में सब चला जाएगा, लगेगा प्रवचन हुआ, अच्छा लगा, बट लिखते समय सब गायब। तीसरा तरीका हो सकता है, तीसरा तरीका हो सकता है लाइक जैसे गांधीज्म, गांधीवाद में। क्योंकि गांधीवाद हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि एब्सोल्युटिज्म, निरपेक्षवाद बनता कैसे है? स्वार्थवाद से, इगोइज्म से। स्वार्थी व लालची व्यक्ति केवल अपने मतों को समझता है, केवल अपने व्यूज को समझता है, दूसरे के मतों को वो कभी नहीं समझता। उसके लिए वो टॉलरेंट नहीं होता, क्योंकि उसका फिर लालच और उसके स्वार्थ में बाधा आ जाएगी। वो वही चीज समझता है जो उसके लालच और स्वार्थ को इनरिच करता हो। उसमें अगर हर्डल हो तो नहीं समझता। तो वो कुल मिला के खाली अपने को समझता है, कहने का मतलब। और अपने को समझ रहा है तो अगेन वो निरपेक्षवादी है, एब्सोल्युटिज्म को समझ रहा है। तो दूसरा तरीका गांधी वाला है कि गांधी ने माना कि हमारा स्वार्थ, हमारा इगोइज्म, हमारा लालच, हमारी ग्रीड मूलतः कारण है हमारी। इन सब के पीछे कारण क्या है? रीजन क्या है इन सब के पीछे? हम क्यों स्वार्थी या लालची होते हैं? हमारी इच्छाएं, अनलिमिटेड वांट्स। और अगर आप एब्सोल्युटिज्म से रिलेटिविज्म की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको होना होगा स्वराजी।
जो स्वराजी व्यक्ति है, स्वराजी व्यक्ति सहिष्णु होगा, वो टॉलरेंट होगा। क्यों? स्व मतलब सेल्फ, राज मतलब कंट्रोल, राज मतलब कंट्रोल, राज का मतलब कंट्रोल ही होता है। जब हम कहते हैं ना धर्म का राज, तो धर्म कंट्रोल कर रहा है, तो राज मतलब कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, सहिष्णु होगा, स्व पर उसका नियंत्रण होगा, वह स्वराजी होगा। जो स्वराजी होगा वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखेगा, जो इच्छाओं को नियंत्रित रखेगा वो लालची नहीं होगा, स्वार्थी नहीं होगा, वो दूसरों के प्रोस्पेक्टिव को भी जगह देगा, क्योंकि दूसरा शामिल ही नहीं हो सकता। मैं जिस लेवल पे लालची हूं उस लेवल पे खाली मैं हूं, दूसरा शामिल नहीं है उसमें। तो तीसरा तरीका हो सकता है इस तरह के गांधीज्म जैसी चीजों में। बोलो, टॉलरेंट पिक्चर खींच रही है, टॉलरेंट बन रहे हो तुम लोग? 3 स्टेज हुए हैं, बताओ। जी सर। तो इन सबको जगह पे यूज कर लेना है। तो जो ह्यूमन है, मनुष्य है, वो के दृष्टिकोण दो तरह के बन सकते हैं। अगर हम गांधीज्म जैसी बात को आगे बढ़ाएं, दो तरह के उसके व्यूज या प्रोस्पेक्टिव बन सकते हैं। एक होगा नैरो, एक होगा ब्रॉड। तो एक ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव बन सकता है और एक नैरो बन सकता है। जो ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, जो व्यापक दृष्टिकोण है, वो अल्ट्रुइज्म की तरफ ले जाएगा, परार्थवाद। अल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, अल्ट्रुइज्म, परार्थवाद। परार्थ मतलब पर मतलब दूसरा, परार्थवादी हो जाएगा। कौन? जिसका दृष्टिकोण व्यापक होगा, जिसका प्रोस्पेक्टिव ब्रॉड होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर दृष्टिकोण संकीर्ण है, अगर प्रोस्पेक्टिव नैरो है, तो वो ह्यूमन को किधर ले जाएगा? मनुष्य को स्वार्थवाद की तरफ, लालच की तरफ। बोलो। यस सर। तो टॉलरेंट होने का मतलब रिलेटिव ट्रुथ को मानना, और रिलेटिव ट्रुथ ऐसे ऐसे इन इन तरीकों से आ सकता है। किसी जगह पर एक से ज्यादा तरीके अपनाए गए होंगे, लोग अपना रहे होंगे, कहीं पर एक ज्यादा अपना रहे होंगे, कहीं पे मिक्सिंग होगी। जैसे यूरोप में मैंने कहा कि यूरोप का जो बेस है टॉलरेंट होने का, वो है लिबरलिज्म, जो मानता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, इंडिविजुअल फ्रीडम को मानता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को मानता है। इंडिविजुअल लिबर्टी में लिबर्टी ऑफ थॉट भी है। वो मानता है कि व्यूज बहुत तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत हैं, और किसी का भी व्यू किसी से ऊपर या नीचे नहीं है, कम या ज्यादा नहीं है, इक्वल वैल्यू है उनकी। और ट्रुथ जैसी कोई चीज होती भी नहीं है, सब कुछ ओपिनियन ही होती है, जो टाइम एंड स्पेस के साथ बदल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर भारत जैसे देश में माना गया, वो कल्चर से आया। कल्चर था जो सहिष्णुता का, वो अनेकांतवाद से आया, जो मानता है किसी भी एक चीज के बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, जो टाइम एंड स्पेस पर डिपेंड करते हैं, और सारे सत्य आंशिक सत्य हैं। सभी ट्रुथ लिमिटेड और फिनाइट ट्रुथ हैं। तो मेरा भी फिनाइट है, तुम्हारा भी फिनाइट है, उसका भी फिनाइट है, तो उसमें अब झगड़ा क्या करना, जब सभी, कोई भी इनफिनाइट ट्रुथ है ही नहीं किसी के पास, तो ऊपर नीचे तो है ही नहीं, कम ज्यादा है ही नहीं, अच्छा बुरा है ही नहीं। बट मैं कुछ और भी बातें आपको बताना चाहता हूं जो इन जनरल आपको सुनने को नहीं मिलती। आपको समझेंगे तो आप चीजों पर और चीजें, और भी टॉलरेंस की चीजों को जोड़ सकते हैं। कुछ और जगहों पे कुछ प्रयोग हुए, खास तौर पे नॉर्दर्न यूरोप में, मैं उनकी भी बात कुछ बताऊंगा। हाँ, कुछ पूछना है समीर, पूछो। यस सर। सर पता नहीं कितना वैलिड क्वेश्चन है ये। इनटॉलरेंस अपने आप में क्या कोई सब्जेक्टिव ट्रुथ बन सकता है, और उसके अगेंस्ट में कुछ ना कहना, क्या वो हम्म, टॉलरेंस कहा जाएगा? वो मैं उस पे मैं आऊंगा, जो क्योंकि मैंने ऐसे की तरह इसको सिखा रहा हूं मैं, तो उस पे कई पर्सपेक्टिव देखेंगे, और उसमें जब हम इनटॉलरेंस की लिमिटेशन पे हम बात करेंगे लास्ट में, तब मैं ओ, कुछ बारे में बात करूंगा, ठीक है? अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पहले स्टैब्लिश कर लूं, उसके बाद उसकी आलोचना करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे। कोई और क्वेश्चन?
चलिए, तो कुछ नए आयाम, कुछ नए प्रोस्पेक्टिव भी हम देख सकते हैं टॉलरेंस के, जो किताबी ज्ञान से हटकर, या डिफरेंट टाइप के, जो टॉलरेंस में बात होती नहीं है बट वो उसको यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि टॉलरेंस आ सकती है या हम ला सकते हैं दुनिया की सोच में वैल्यूज के तौर पर, अगर हम फेमिनिज्म वाले वैल्यूज को दुनिया में लेकर आए। क्योंकि अब तक जो दुनिया बनी है, चली है 2000-5000 साल में, वो पैट्रियार्की से चली है। वैल्यूज जो दुनिया के चलाने के रहे हैं वो पैट्रियार्की वाले रहे हैं। अगर उसकी जगह अगर हम फेमिनिन करेक्टर डाल दें, फेमिनिन वैल्यूज डाल दें, जिसमें केयर है, कंपैशन है, तो दुनिया टॉलरेंट अपने आप हो जाएगी। अभी तक जो मेल या पैट्रियार्कियल वैल्यू रहे हैं उसमें हेजेमनी, दूसरे पे कब्जा, बर्बरता, एनिमलनेस, क्योंकि हमने सीखा ही यही है कि अगर मेरे इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो मैंने आपको किसी और केस में बताया था, वो बचपन में हम सीख जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि झुंझला के अगर मैं बात कहूं, चिल्ला के, तो मैं अपनी बात ज्यादा स्टेब्लिश कर पाता हूं। मैंने देखा कि मेरे घर में जो बड़े हैं, पिता हैं, भाई है, बहन है, कोई भी, वो अपना पॉइंट रखने के लिए लॉजिकल की जगह, लॉजिक ज्यादातर मामले में नहीं होता था, बट उसकी बात कम से कम उस समय सेटल हो जाती थी अगर वो झुंझला के, चिल्ला के, ऊंची आवाज में, और कई बार वायलेंट होके अगर बात वो करता है, तो वो बात ज्यादा स्टेब्लिश हो पाती है। बनस्पत की वो लॉजिक ढूंढे और अपनी बात को दूसरे को लॉजिक से कन्विंस करे, वो चिल्ला के कन्विंस जल्दी हो जाता है। ये एक एनिमल इंस्टिंक्ट से आया, जो पुरुषों ने इसको यूज किया तो वो एक से दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे समाज को कब्जा करने के लिए राज्य पर आक्रमण करके ये सारा का सारा आया। और इस तरह की और सारी बातें जो हम पहले अलग अलग क्लासेस में कर ही चुके हैं। इन शॉर्ट, पैट्रियार्की या जो मेल वैल्यूज थे, तो उससे दुनिया इंटॉलरेंस बनी। बट अगर हम जो वैल्यूज आमतौर पे माने जाते हैं फीमेल के, फेमिनिन वैल्यूज जो हैं, वो लेकर आए, तो वो वैल्यूज में केयर और कंपैशन जैसी चीजें आएंगी। अगर हम किसी चीज को, दुनिया को देखने का तरीका हमारा कंपैशन वाला है, तो दुनिया टॉलरेंट होगी। तो पैट्रियार्की ने जहां बनाया नॉन टॉलरेंस, वहां पर फीमेल वैल्यूज, फेमिनिन वैल्यूज टॉलरेंस ला सकती हैं दुनिया में, अगर उनको ज्यादा स्टेब्लिश किया जाए, ज्यादा जगह दी जाए, प्रमोट किया जाए। और इस पर तो स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, जो नॉर्दर्न यूरोप की, उनका, और उसके बेस पर स्वीडन वगैरह ने कोशिश की है। ये भी एक तरीका है जो थोड़ा सा इनोवेटिव होगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रोस्पेक्टिव पे मुझे ख्याल आ रहा है, तो मैं बताऊं आपको। दूसरा प्रोस्पेक्टिव है इको प्रोस्पेक्टिव, इकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव, कि ये क्या हमारा अहंकार है, ये क्या हमारा इगोइज्म है कि मनुष्य ही सब चीज का केंद्र है। अरे हम भी हैं नेचर में, और हमारे जैसे दूसरे भी नेचर के उतने ही पार्ट हैं। तो हम नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ों से के नजरिए से भी, उनके प्रोस्पेक्टिव से भी सोचें, तो हम टॉलरेंट होंगे, टॉलरेंस बढ़ेगी दुनिया में। पॉलिथीन यूज करना मेरे मेरे इंटरेस्ट में हो सकता है, बट जब मैं देख रहा हूँ मरीन लाइफ इससे खत्म हो रही है, अब मरीन लाइफ को भी सरवाइव करने का उतना ही, और बिल्कुल उतना ही राइट है जितना कि मेरे मेरे, मेरे एज ए ह्यूमन को। अगर ये प्रोस्पेक्टिव, इको प्रोस्पेक्टिव भी अगर हम ला पाए, तो ये प्रोस्पेक्टिव भी टॉलरेंस की तरफ बढ़ाएगी। एक आध और बात करेंगे, पहले बताओ, कोरिलेट कर पा रहे हो तुम लोग?
अगर ये पूरी तरह से आप कन्विंस हैं जो दो बातें बताई तब तो उनको यूज करना, वरना ऊपर की बातें भी काफी हैं, बहुत सारा लिखने को मटेरियल मैंने दे दिया है। ये दोनों बातें, फेमिनिन करेक्टर और फेमिनिन प्रोस्पेक्ट और ये इको प्रोस्पेक्ट, समझ में आया? सर समझ में तो आया, लेकिन फेमिनिज्म पे क्वेश्चन था सर, अभी या बाद में? मैं फेमिनिस्ट होने के लिए नहीं कह रहा, एक मस्कुलर करेक्टर है, एक फेमिनिन करेक्टर है। हाँ हाँ सर, कैरेक्टर की मैं वो हाँ समझ गया सर, आपकी बात कैरेक्टर हाँ, की। तो बताओ, सर पूछ लेकिन लो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ऐसे मतलब जैसे हम पैट्रियार्की में चले और मतलब होता, सर अगर ये डालने की बात आ रही है कि हम फेमिनिस्ट के कैरेक्टर जो है वो इनकॉर्पोरेट करें सोसाइटी में, तो सर ये इन मतलब हालांकि क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा डिटेल हो जाए, ये इनकॉर्पोरेट कैसे करे जा सकते हैं सर? मतलब ये क्या इनकॉर्पोरेट एक एक को जाके सिखाया जाए? प्रमोट करके, एक एक करके समझाने की बात नहीं है, प्रमोट करने की बात है। जहां पर अभी देखो हमारा समाज क्या प्रमोट करता है, ये केवल जो मैं मजाक में मैंने कई बार कहा है, वो कोरा मजाक नहीं है। हम दबंग करेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं। हम मूवीज, हम अपने नेता, हमारा नेता जब कहता है कि 56 इंच का सीना है मेरा, तो एक्चुअल में वो क्या कह रहा है? वो हेजेमनी को या मस्कुलिन सो कॉल्ड जो समझा जाता है उस करेक्टर को, और उस पे लोग ताली बजा रहे हैं, उससे लोग कन्विंस ज्यादा हो रहे हैं। भाई मनमोहन सिंह की एक आलोचना ये थी कि वो औरतों की तरह चलते हैं, और मान लो चलते हैं, मान लेते हैं, 100% मान लेते हैं चलते हैं, तो इसमें वो, अगर वो चलते हैं या औरत हैं भी वो, तो इसमें उनका जो वर्क है, या जो जिसके लिए वो हैं, या जो उनका पोस्ट है, वो उसको हम क्यों उसको छोटा करके, या उसको हम अपमानित महसूस कर रहे हैं, या उसको हम क्यों ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि वो छोटापन है? बोलो, बस ऐसा था या नहीं? ऐसा है या नहीं? हमारी जी फिल्में, हमें नेता भी कौन पसंद आता है? हमारा एरिया का नेता अगर वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, और मतलब वो ठीक है, हम देखते हैं और उसको बहुत प्यार से चीजों को निपटाने की कोशिश कर रहा है, नहीं। ये जो करेक्टर हम प्रमोट किसको कर रहे हैं? हम जब प्रमोट करेंगे तो वो धीरे धीरे वही उसी तरह की दुनिया बन जाएगी। तो आज हम चाहते हैं कि एग्रेसिव करेक्टर्स को हम प्रमोट करते हैं, और जो इस तरह के जो जिनको हम सॉफ्ट करेक्टर या केयर और कंपेशन वाली चीजों को हम समाज में इसकी वैल्यू कम है। हम ये जरूर चाहते हैं कि दूसरा कॉम्पनसेट, दूसरा जो दूसरे के अंदर कॉम्पनसेशन हो, मतलब कॉम्पेस हो, केयर हो। हम तो केयर को मानते हैं कि ये तो किताबी बात है। तो इस तरह से हम वैल्यूज डाल सकते हैं, इसके उलट, कि अच्छा होने का मतलब स्कूल से लेकर सोसाइटी तक, सोसाइटी से लेकर और जगह तक, कि हम उन वैल्यूज को ज्यादा सपोर्ट करेंगे जो, जिनको आज तक दुनिया मानती रही है मोटे तौर पर कि ये फेमिनिन करेक्टर है। ठीक है? आज तक हम किसको किसको सपोर्ट करते हैं? वही दबंग वाले को। ओके। जी सर। और ये जो मैंने कल भी बताया था, सारे वैल्यूज क्रिएट किए जाते हैं, क्रिएट किए गए हैं। तो अगर ए क्रिएट किया गया है तो बी वैल्यू भी क्रिएट किया जा सकता है। बस वो तो आप किसको अच्छा मान रहे हैं या किसको, उस तरह से बात है। ठीक है? क्लियर है? जी सर। दूसरा मैंने कहा कि अगर हम इकोलॉजी से इन्वायरमेंट को का प्रोस्पेक्टिव भी रखते हैं, जो सबसे बड़ी गड़बड़ी फैलाई, जो सबसे समझदार अपने आप को कहते हैं उन लोगों ने, दैट इज क्रिश्चियंस, बाइबल से आई। क्योंकि बाइबल का इंटरप्रिटेशन ये हुआ कि ईश्वर ने एडम एव को जो भेजा है, और उसके सुविधा के लिए दुनिया बनाई, धरती बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जानवर बनाए, सब कुछ बनाया, इवन की औरत को भी बनाया एडम की एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये सब कुछ क्या हो गए? मीन्स हैं, और एंड है ह्यूमन। और ह्यूमन भी मतलब मेल। ह्यूमन कहने से तो लगता है कि आधी बात रह गई, मेल। तो मेल ओरिएंटेड है अगर सब कुछ, तो मेल के लिए सब है, और बाकी सब कुछ मीन्स थे, साधन थे, और साधे था मनुष्य। तो मनुष्य ने खूब जंगल काटे,
क्योंकि जंगल बनाए मेरे परम पिता ने मेरे लिए हैं, तो मैं उसमें आग लगा दूं, सारे जानवरों को मार डालूं। गेम बनाया हमने हंटिंग का, जानवरों को मारने का, या और चीजें बनाई, क्योंकि सेंटर में मनुष्य था और बाकी लोग, बाकी चीजों को का कोई प्रोस्पेक्टिव था नहीं। तो उससे दुनिया भर में इन्वायरमेंटल हजार्ड्स पैदा हुए। तो एक तरीका ये भी है कुछ लोगों का कहने का कि अगर हम नेचर से जितने करीब होंगे और उसको हम जितना समझेंगे और प्रोस्पेक्टिव हमारा इको होगा, टॉलरेंस की मात्रा ना केवल नेचर के लिए, सब चीजों के लिए बढ़ेगी। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि मैं पॉलिथीन इसलिए यूज नहीं करूंगा, हालांकि मुझे लाभ है, बट इससे इकोसिस्टम और या मरीन लाइफ खराब होगा, मैं इतना सेंसिटिव हो जाऊं, तब तो फिर तो और चीजों के लिए भी टॉलरेंट होने की पॉसिबिलिटी है। बोलो, सब लोग को समझ में आ रहा है? जी सर। तो इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, नदी, पेड़, पहाड़, सब कुछ, सब कुछ। तो मैं शायद फर्टिलाइजर यूज ना करूं, पेस्टिसाइड, वो उस तरह के पेस्टिसाइड यूज ना करूं जो मैं हम आज कर रहे हैं, और पूरे केचुए खत्म कर दिए धरती से, या अपने ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया से। और उसके, तो हम, ये भी नजरिया है। एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है और ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का व्यू भी अगर हम मान लें, क्योंकि ये सारे व्यू जो मैंने ऊपर बताए, ये सब कैसे कर रहे हैं, ह्यूमन को वो इंक्लूसिव बना रहे हैं, एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव। एब्सोल्यूटिज्म हमें क्या बना रहा था? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा था? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? किसी और की जगह नहीं है यहाँ, उसकी जगह इंक्लूसिव बने। इंक्लूसिव मतलब समावेशी है, औरों का भी समावेश है। तो जैसे तुमने पूछा, मैं उसी के आंसर में कह रहा हूं, हमारे दिमाग में डाला गया है कि एक्सक्लूसिव होना अच्छा है, तो हम तो कोई किसी चीज का प्रचार भी करते हैं ना, तो ये एक्सक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव वॉच केवल लिमिटेड है और ये केवल 50 बने हैं, ये फोर व्हीलर केवल 100 पूरे दुनिया के लिए हैं, एक्सक्लूसिव फॉर यू। तो अगर दिमाग में ही एक्सक्लूजन, और एक्सक्लूजन से होता क्या है, अंततः हम देखेंगे कि हम दिमाग से बीमार होते हैं। सारी बीमारी का एक बड़ा जड़ हमारा एक्सक्लूसिव सोचना है कि हमें एक्सक्लूसिव होना चाहिए। साधारण होना कोई नहीं चाहता, कोई भी जीवन जीना साधारण रूप से जीना नहीं चाहता, असाधारण हो जाना चाहता है। इतना स्कोप नेचर में नहीं है कि हर कोई असाधारण हो जाए, कोई कोई होगा, और बाकी सब लोग अवसाद में जाएंगे, वो सब लोग डिप्रेस होंगे। हर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होना चाहता है, ऑर्डनरी ऑर्डनरी होने को हमने बुरा मान लिया है। जब आपसे पूछा जाता है ना, आप कहीं बैठे हैं, कहीं अनजान जगह, सड़क, मतलब आप ट्रेन में हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, और कोई पूछ रहा है कि क्या करते हैं आप, तो आपको क्या लगता है, वो आपके क्या करने में इंटरेस्टेड है क्या? वो इस बात में इंटरेस्टेड है कि आपको कितनी इज्जत दी जाए, और वो इस बात पर डिपेंड करता है कि क्या आप कुछ एक्सक्लूसिव काम करते हैं या ऐसे जनरल हैं। या कोई रिश्तेदार पूछता है क्या करते हो, तो एक्चुअल में वो पता कर रहा है कि कितनी इज्जत दें आपको, कितने के आप लायक हैं। और लायक हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कुछ एक्सक्लूसिव, जब हमने ये ऐसा ही समाज, ऐसा ही दुनिया बनाई एक्सक्लूसिव होने को, तो आप एक्चुअल में एक्सक्लूसिव होना क्या है, वो अगेन कहाँ लेके जाएगा? एक्सक्लूसिव करेक्टर किसका है, रिलेटिविज्म का या एब्सोल्यूटिज्म का? एब्सोल्यूटिज्म। तो ये सब है जो तुम पूछ रहे थे कि कैसे बनाया जाएगा, तो वो छोटे से बड़े लेवल पे बनाया जाए, बताया जाए कि जनरल व्यू, जनरल होना, साधारण होना लाइफ में, ये बहुत असाधारण बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा हम नहीं बताते। हम हमेशा एक्सक्लूसिव होने की दौड़ क्रिएट करते हैं, और वो जाहिर सी बात है, एब्सोल्यूट तो कुछ होता ही नहीं, एक्सक्लूसिव कुछ होता ही नहीं, और कोई कहीं भी पहुंचकर निराश ही होता है। कमाल की बात तो ये है, कोई ऐसी जगह नहीं पहुंच के, ऐसा नहीं है कि इसके बाद, क्योंकि एक्सक्लूसिव तो आप, एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव तो आप कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि एब्सोल्यूटिज्म ही अपने आप में एक गड़बड़ बात है। तो ये है, तो ये किसी तरह से भी, जिसको हम कहते हैं कि वो कहीं नहीं पहुंचाता प्रैक्टिकल, जिसको हम मानते हैं, वो जितनी चीजों को हम प्रैक्टिकल मानते हैं,
ज्यादातर चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, और जिनको प्रैक्टिकल नहीं मानते वही सोल्यूशन होता है। तो खैर, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स में भी क्या है, मनुष्य होने के नाते आपके राइट्स हैं और उसको कोई नहीं छीन सकता, स्टेट भी नहीं छीन सकता। आप स्टेट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लगा सकते हैं, स्टेट आपको प्रोटेक्शन भी दे रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो जब तक मैं वायलेंस कर नहीं रहा हूं या वायलेंस के लिए किसी को इंसाइट नहीं कर रहा हूं, चाहे मैं नारा लगा रहा हूं कि गाजियाबाद को एक अलग देश बनाओ, अलग करो, और ये रिकॉर्डेड भी है, और मैं विचार रख रहा हूं, और मैं रख भी रहा हूं, अखबार में भी लिख रहा हूं, और 10-20-50 मीटिंग्स कर रहा हूं, पर मैं ना तो वायलेंस कर रहा हूं, ध्यान रखना है, मैं शर्त पहले ही लगा रहा हूं, ना मैं कोई वायलेंस कर रहा हूं और ना किसी को वायलेंस के लिए उकसा रहा हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये गड़बड़ नहीं है, बट इसके बावजूद हमने सेडिशन, राष्ट्रद्रोह बना दिया, पता नहीं क्या क्या, जरा जरा सी बात पे राष्ट्रद्रोह है। अभी कुछ साल पहले किसी ने ट्वीट किया, और सुप्रीम कोर्ट ने, जजेस भी हमारे आते तो समाज से ही है ना, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया तो कोई, वो जो हमने कल बात कही, कुछ भी हो जाना तो कुछ तय करता नहीं है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपकी जगह जेल में है क्योंकि आपने देश के खिलाफ ट्वीट किया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं कह रहा, हमारे विचारों की आजादी की बात कर रहा है, जब तक कि हम कोई वायलेंस क्रिएट नहीं कर दे रहे, और वायलेंस क्रिएट नहीं कर रहा है ट्वीट करने से। तो जाहिर सी बात है वो सोच बहुत शुरू की बनी होती है, उस सोच के साथ हम अलग अलग जगह पहुंचते हैं, उसी सोच के साथ हम टीचर बनते हैं, उसी सोच के साथ हम प्रधानमंत्री बनते हैं, उसी सोच के साथ हम कुछ भी जो भी बनते हैं, उसका सप्लायर तो सोसाइटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं। तो अगर हम राइट्स, ह्यूमन राइट्स को बात करें, क्योंकि ह्यूमन राइट्स इंक्लूसिव प्रोस्पेक्टिव है, दैट इज ऑल्सो टॉलरेंट, टॉलरेंस को हम बढ़ाएंगे। तो अब तक मैंने समझाया कि किससे तय होगा कि टॉलरेंस वहां होगा या नहीं होगा, वो इस बात से तय होगा कि वहां का सत्य क्या और ज्ञान का स्वरूप क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ट्रुथ एंड नॉलेज। जिस ट्रुथ या नॉलेज पर समाज खड़ा है उसे वह कैसे मानता है। अगर वो एब्सोल्यूट टर्म में मानता है तो एक अलग ढंग का समाज होगा जहां टॉलरेंस नहीं होगा, अगर वो रिलेटिव मानता है तो टॉलरेंस होगा। तो अब बात बताओ, तुम लोगों को बताना है, कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है। नेशनलिज्म एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहा है या रिलेटिव ट्रुथ की बात कर रहा है? हिंदू राष्ट्र बताओ। एब्सोल्यूट। तो हिंदू राष्ट्र, सिख राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, क्रिश्चियन राष्ट्र, फलाना ढिकना राष्ट्र, जो भी ये राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा समाज उसको एक्सेप्ट करता है तो वो एब्सोल्यूट ट्रुथ को, एब्सोल्यूटिज्म की बात करता है, और एब्सोल्यूटिज्म के साथ टॉलरेंस समाज में कम होगा ज्यादा होगा बताओ? कम होगा सर, होगा ही नहीं। मेडिवल इंडिया में हम देखें, मेडिवल इंडिया में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट ने इंडिया में टॉलरेंस लेकर आया, भक्ति मूवमेंट टॉलरेंस लेकर आई। कैसे बढ़ा टॉलरेंस भक्ति मूवमेंट से? पहले ईश्वर तक कौन पहुंचाएगा, कौन पहुंचता था? वो पहुंचता था जो केवल ज्ञानी है, जो ज्ञान मार्गी है, पाथ ऑफ नॉलेज पे चलता है। और ज्ञान किसके पास था? ज्ञान केवल और केवल ब्राह्मणों के पास था, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार, क्योंकि ज्ञान के स्रोत एक ही थे, माना जाता था ज्ञान का स्रोत वेद थे, और वेद पढ़ने का अधिकार किसको था? केवल पुरुष ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों को नहीं, केवल पुरुष ब्राह्मणों को। और जब मेल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है और वेद को ही केवल एकमात्र ज्ञान का की पुस्तक मान रहे हैं, और ज्ञान वहीं से आएगा, तो कुल मिला के ईश्वर तक की पहुंच, ईश्वर तक कौन पहुंचेगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? पुरुष ब्राह्मण। पुरुष ब्राह्मण। तो ये एक्सक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव फॉर मेल ब्राह्मण,
भक्ति आंदोलन ने सबको पलट दिया। भक्ति आंदोलन ने कहा कि ज्ञान होने की जरूरत नहीं है, भक्ति, ईश्वर से भक्ति करना, और भक्ति के लिए कोई किताब, वेद और कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके भाव काफी है। आप ईश्वर को प्रेमी के भाव से याद करें, पति के भाव से याद करें, बेटे के भाव से याद करें, पिता के भाव से याद करें, पति, कुछ भी। तो अब भक्ति आंदोलन में देखो, वैरायटी ऑफ ईश्वर के बारे में सोचा गया। कितना छोटा, लड्डू गोपाल भी ईश्वर बनाएगा। लड्डू गोपाल बहुत छोटा बच्चा, वो भी ईश्वर है। ईश्वर के रूप में आप उसको प्यार कर सकते हैं अगर आपकी, क्योंकि भावनाएं सबकी अलग अलग होती हैं, इमोशंस हम पढ़ चुके हैं, वैरायटी ऑफ इमोशंस होते हैं। तो किसी में अगर वात्सल्य का भाव है, और वात्सल्य का भाव एक बड़े ईश्वर से जो 30, 32, 35, 40 साल का है, उससे तो वात्सल्य का भाव नहीं निकल के आएगा, बट लड्डू गोपाल में आएगा। तो आप वो अपना सकते हैं, इंक्लूसिव है। वो पहले क्या था, एक्सक्लूसिव, अब क्या हो गया, इंक्लूसिव। आप भी इंक्लूड हो गए अगर आपको ज्यादा आपके भाव आते हैं वात्सल्य के, किससे, छोटे बच्चे से। छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, जो भी चल फिर मतलब दौड़ वौड़ नहीं पाता, चल वल ज्यादा नहीं पाता, स्क्रॉल करता है। फिर उससे बड़े के लिए भी है किशोरावस्था, जो टीनेज का ईश्वर, बराबर का ईश्वर, प्रेमी या प्रेमिका के रूप में ईश्वर, पति के रूप में, पिता के रूप में, XYZ। ये था इंक्लूजन, इंक्लूसिव होना, समावेशी। समावेशी होते ही उस सेक्टर में टॉलरेंस आई। और तो और अब दुश्मन बना सकते हैं, कमाल है। एक दो एग्जांपल आप सबको पता ही होगा। पीटने का ईश्वर, मतलब तो हद हो गई, कितना स्कोप है बताओ। पीट आते हैं, ये है, रोज सुबह जाके मुझे किसी ने बताया, फिर मैंने उसको पढ़ा भी और फिर मैंने पता भी किया। कुछ ट्राइब्स हैं जहां पर उनकी मान्यता कोई माननी हो तो गांव के बाहर जो उन्होंने मूर्ति क्या, पत्थर वत्थर जो रखते हैं ट्राइब्स, वो रखा है। उसमें मान्यता, मतलब अपनी मन्नत मानने के लिए झाड़ू से किसी खास दिन, लेट से शायद बृहस्पतिवार या कुछ, झाड़ू से जब तक आप थक ना जाएं तब तक झाड़ू से पीटना है उस पर्टिकुलर पत्थर को, जिसमें उनकी आस्था है। तब तक पीटना है जब तक आप थक ना जाए, झाड़ू टूट ना जाए, जो भी आपने झाड़ू बनाया था। जब टूट जाए तो उसको वहां पे सरेंडर कीजिए, उस झाड़ू को हाथ जोड़ के कहिए कि जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया है, और मेरी ये मन्नत है, अगर ये पूरी हो जाती है तो मैं अगली बार 2 झाड़ू लेकर आऊंगा। कमाल है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं वो है इंक्लूसिवनेस। कितने इंक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव हो जाना ऑफ कोर्स टॉलरेंस है। तो जब कोई थॉट प्रोसेस, विचारधारा, सरकार ऐसी आ जाए जो केवल एक ही ट्रुथ को ट्रुथ माने, अंतिम ट्रुथ माने, या उसको अंतिम ट्रुथ मानने पर, बनाने पर आमादा हो जाए, वहां पे टॉलरेंस समाप्त हो जाएगा। एक ही ट्रुथ, हिंदू राष्ट्रवाद, इस्लामिक नेशनलिज्म, सिख राष्ट्रवाद। अभी देखो ये किसान आंदोलन को जोड़ा गया, उसमें कई इंटेलिजेंस ने भी कहा कि हाँ उसमें खालिस्तानियों का भी इसमें एक रोल है। अब पता नहीं है या नहीं, और है भी तो ये पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अगर रोल है, मान लेते हैं, तो 2 अलग अलग मुद्दे हैं। कोई भी किसी भी अनरेस्ट का फायदा उठाना चाहेगा भी, बट पता ही आपको, एक खास रंग दे देने से फायदा हो जाता है। पुलिस का काम है, पुलिस देखेगी, पुलिस का काम फुल 24 घंटे का है ये, कि भाई इस तरह के एलिमेंट अगर हैं कहीं भी हैं, चाहे वो किसान से जुड़े हों चाहे वो कुछ भी हो, उनको टैकल करे। बट पूरा का पूरा कोर्ट भी बोल दे रही है, और तो और कोर्ट भी वैसे ही देख रही है। जो मुद्दा है उस पर फैसले की जगह खालिस्तानी भी हैं इसमें, अरे होंगे, वो एक अलग मैटर है, उसको उस ढंग से निपटाना चाहिए जैसे निपटाते हैं। बट खैर,
टॉलरेंस का कम हो जाना सोसाइटी में एक बड़ी वजह है, जब एक खास तरह की थॉट प्रोसेस, विचारधारा या सरकार किसी एक ही ट्रुथ को मानती है, बाकी को वो मानने को सुनने को तैयारी नहीं होती, क्योंकि वो मानती है कि ये एक्सक्लूसिव सत्य उसको पता है। तो जब हम कहते हैं कि भारत में सहिष्णुता घट रही है, टॉलरेंस घट रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि शायद हम कल्चर में ऐसे नॉर्म्स बना रहे हैं जिसमें दूसरे व्यू की जगह नहीं है। समझ गए? तो ये एक और तरीका मैंने बताया टॉलरेंस के बारे में। क्लियर है सबको? जी सर। एक और तरीका है जो वैल्यूज बनते हैं, वो बनते हैं साइकोलॉजी से। ये सब आपने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा है। साइकोलॉजी का मतलब यहां पर आप सीधे ईआई से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप इनटॉलरेंट कैसे रह सकते हैं? नहीं हो सकते, टॉलरेंट होंगे। तो ईआई है तो स्वार्थ, लालच, इन सब पर खुद ही आप कंट्रोल करेंगे, क्योंकि दूसरों की भावनाओं को भी तो समझेंगे, दूसरे के मतों को भी सुने समझेंगे। आपके अंदर एक कैपेसिटी डेवलप तो होगी कि जो दूसरों के व्यूज को भी सुनने सुने, तभी तो आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे, कहलाएंगे। तो ईआई भी जो है, क्योंकि वो दूसरे के इमोशंस को भी सुनने समझने की क्षमता, कैपेसिटी डेवलप करती है, ऑफ कोर्स अगेन ये समावेशी यानी कि इंक्लूसिव बनाती है। और जो भी इंक्लूसिव बना रही है वो टॉलरेंट बनाएगा ही, क्योंकि रिलेटिव ट्रुथ की बात की तरफ लेके जाएगा। बोलो, क्लियर है? इसमें ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी समझा हुआ है आप लोगों को। ठीक है ना? विक्रम, समझ में आ रही है बात? तो ये क्योंकि हाल फिलहाल में बात किया, तो आप समझ ही गए कि ये टॉलरेंस में इमोशनल इंटेलिजेंस होना टॉलरेंस को, क्योंकि वो इंक्लूसिव करता है और इंक्लूसिव करेगा तो टॉलरेंस को बढ़ाएगा। वहीं अगर मैं जाति की बात करूं, कास्ट की बात करूं, लैंग्वेज रिजिड हो जाऊं, भाषावादी हो जाऊं, भाषावाद हो, अगर मैं अपनी पहचान को एक्सक्लूसिव बनाऊं, चाहे वो कास्ट के बेस पर, रिलीजन या लैंग्वेज के बेस पर, या कोई भी और ऐसा कोई एक्सक्लूसिव बेस बनाऊं, तो मुझे किधर लेके जाएगी? या समाज को, सोसाइटी को किधर लेके जाएगी? इनटॉलरेंस की तरफ, एक्सक्लूसिवनेस की तरफ। ओके? ठीक है। यस सर। नेक्स्ट तरीका मैंने बताया था वैल्यूज बनाने का, ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं कमोबेश। वो है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, शासन प्रणाली। अब शासन प्रणाली से भी तय होता है कि लोग वहां पे, या उस वो वहां की वो देश या वो समाज टॉलरेंट होगा कि नॉन टॉलरेंट होगा। कैसे? अगर डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज हैं, सिटीजन्स के पास पर्सनल लॉ हैं, तो सोसाइटी में हम क्या इंड्यूस कर रहे हैं? टॉलरेंस। टॉलरेंस आएगा ही, क्योंकि टॉलरेंस होगा तभी तो आप लोकतंत्र, डेमोक्रेसी या मल्टीकल्चरलिज्म, ये सब कुछ, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ क्या लेकर आएगा, या क्या कब ये होंगे ही कब? जो सोसाइटी में टॉलरेंस होगी। मल्टीकल्चरलिज्म समझ ही रहे होंगे, इसलिए मैं ज्यादा खाली नाम ले रहा हूं। सब समझ में आ रहा है ना? बोलो। जी सर। तो अगर सेकुलरिज्म है, अभी मैं दोबारा अभी परसों में पढ़ रहा था राजीव भार्गव की किताब सेकुलरिज्म पे, 5-7 साल पुरानी किताब है, बट अच्छा लिखा है।
सेकुलरिज्म है तभी पॉसिबल है टॉलरेंस का होना। रिलीजन के साथ और जहां पे मल्टीपल रिलीजन है वहां पे टॉलरेंस, रिलीजन भी मैं ऑप्ट करूं, रिजिड रहूं और टॉलरेंस भी रहूं, ये मुश्किल है। तो भारत में नॉन टॉलरेंस का कारण है खास तौर पे पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम शासन प्रणाली पढ़ रहे हैं, अभी हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं। राजनीति में धर्म, भाषा, जाति, विशेष प्रकार की संस्कृति, कल्चर का अगर प्रयोग ज्यादा हो रहा है या प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसी पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति या ऐसी राजनीतिक प्रणाली नॉन टॉलरेंस लेकर आएगी। बात समझ में आई? तो लोकतंत्र लेकर आता है टॉलरेंस, धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म लेके आता है टॉलरेंस, बहुसंस्कृतिवाद मल्टीकल्चरलिज्म लेकर आता है टॉलरेंस। बट इसके वैल्यूज जितने कम होंगे उतने गड़बड़ होगा। भारत में तो लोकतंत्र है, फिर टॉलरेंस की प्रॉब्लम क्यों है? बताओ जरा। भारत में तो लोकतंत्र भी है, मतलब डेमोक्रेसी भी है, और सेकुलरिज्म, हमारा तो स्टेट सेकुलर है। जो मैं समझा रहा हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी है क्या? बताओ। नहीं सर, कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं। तो हमारे यहाँ पर Cause सच पूछो तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। कैसे डेमोक्रेसी है? 90% लोग अगर, क्या? फिर से बोलो, आवाज साफ नहीं आई, फिर से बोलिए, सुन नहीं पाया मैं। हम्म। तो मैं कह रहा था कि, हाँ मैं कह रहा था कि भारत में लोकतंत्र लोकतंत्र तो सब फर्जी बात है। जब 80-90% लोग की पहली पहचान उनकी जाति है, उनका धर्म है, उनकी भाषा है, उनकी, मेजॉरिटेरियनिज्म। हाँ, तो जहां पर 80-90% लोग, मतलब वही दिमाग में ये सब भरा हो जो मैंने नाम बताए, यही लोग सारी संस्थाओं में, सारे इंस्टीट्यूशंस में होंगे, लॉ मेकिंग में भी होंगे, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में भी होंगे, जुडिशरी में भी होंगे। तो काहे का लोकतंत्र? थोड़ा अजीब सी बात है, बट कुछ लिख देने से कुछ बदल थोड़ा जाती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि रिवॉल्यूशन हो फ्रांस की तरह, बट कल को मैं लिख दूं, किताब डायरी बनाऊं, कल से मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। या चलो इसको और समझाते हैं, कल से लिख देंगे कल से भारत में दूध और दही की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। बहने थोड़ा लग जाएंगी भाई, बहुत सारे रिसोर्स और बहुत सारी चीजें बदलनी पड़ेंगी, जोड़नी पड़ेंगी। वो जोड़ा ही नहीं गया, खाली किताब चेंज कर दी हमने। बट इन एनी हाउ, जो भी हो, टॉलरेंस शासन प्रणाली, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से भी, सिस्टम से भी आता है। बट हम जिस शासन प्रणाली को रियल सेंस में एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारी राजनीति वोट से चलती है, और वोट के लिए खास मेजोरिटी वाली क्लास के अगर सपोर्ट मिल जाए तो वो धर्म के बेस पर या जाति के बेस के आधार पर मिलती है। इसलिए कहने के लिए तो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, बहुसंस्कृतिवाद है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, मल्टीकल्चरलिज्म है, बट रियल सेंस में अभाव, इसके लैक होने की वजह से इनटॉलरेंट या नॉन टॉलरेंट सोसाइटी है। तो ये भी एक रीजन आप देख सकते हैं। तो ये मैंने 3 तरीके बताए कोई भी वैल्यू के, और भी हो सकते हैं बट 3 पे यही बहुत हो गए, इसी पे 2 घंटे की क्लास हो गई। तो फिलॉसफी, साइकोलॉजी और
किस तरह की हमारी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम। क्योंकि मेरा जीना जन्म लेने से मरने तक वो सिस्टम पे ही तो डिपेंड करता है। मैं उस सिस्टम में फिट होना कोई भी सिस्टम में फिट होना चाहेगा, और सिस्टम में फिट तब होऊंगा जब मैं जातिवाद का प्रयोग करूंगा, या धर्म का प्रयोग करूंगा, या जो भी है इन सब चीजों का खास तरह की कल्चर का प्रयोग करूंगा, तो मैं पॉपुलर होऊंगा, और पॉपुलर होऊंगा तो इलेक्शन जीतूंगा, और तब मैं बाकी चीजों में फिट बैठूंगा। तो ये शासन प्रणाली भी एक टॉलरेंस वैल्यू, टॉलरेंस जैसे वैल्यू बनाने का एक तरीका है। बात समझ में आई? Yes, अगली sir. हेडिंग, अगली हेडिंग डालो, क्योंकि आपको ऐसे के लिए बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से लिखना होगा। तो टॉलरेंस के एप्लीकेशंस, टॉलरेंस का, सहिष्णुता का के अनुप्रयोग कहाँ, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? कहाँ कहाँ टॉलरेंस से फायदा होगा, कहाँ कहाँ टॉलरेंस से क्या क्या फायदा होगा, या क्या क्या फायदा नुकसान हो रहा है टॉलरेंस ना होने की वजह से। जल्दी से, तुम लोग इतना सारा कुछ पढ़ चुके हो, 2-3 पॉइंट नोट करो। 30 सेकंड, 40 सेकंड का टाइम है। 3 पॉइंट एप्लीकेशन के तौर पर नोट करो कि हम टॉलरेंस ले आए तो ये फायदा होगा, या टॉलरेंस नहीं है तो ये नुकसान है। ये एप्लीकेशन है इसके, बताओ। हाँ, बताएं, विक्रम बताइए। देखिए मैंने 3 ही पॉइंट नोट किया है इसमें। तो हम्म, सर सोशली हम इसमें सोशल जस्टिस ब्रिंग कर सकते हैं, इफ यू ब्रिंग टॉलरेंस, इफ नॉट हम्म, इट इज लाइक certain level it will be the same level, it will be down, right? Second is economically we can bring prosperity, हम्म, right? Prosperity, and again the same thing, it will not be at the same degree. And third one I have given on the political, so I have just given transparency. हम्म, तो 3 पॉइंट्स में तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल में 3 पॉइंट पे दिया, तीनों पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, ठीक सेम एक्सपेंड। ठीक। हाँ, रोहिणी। जल्दी माइक ऑन करो, रोहिणी। हैंड रेस किया है ना तुमने? तब तक समीर बताएं। यस सर। हम्म, बेसिकली टॉलरेंट सोसाइटी अगर होगी, या समाज होगा, इंडिविजुअल होगा, तो एक जो डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं हमारे, हाँ, उन्हें अचीव करने में हमें आसानी रहेगी।
दूसरा जो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और एक तरीके से जो एक एटीट्यूडनल शिफ्ट आएगा, उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो सकती हैं। किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? तो जो हमारी काफी टाइम से चली आ रही समस्याएं हैं, जैसे जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है और जो आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, उन आइडेंटिटीज को भी हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू टॉलरेंस। ठीक, ठीक है। संजय बताएं। सर बहुत सारी चीजें हो सकती है इसमें सर। एक तो अगर सहिष्णु समाज होगा तो वर्ग संघर्ष खत्म होगा, कम होगा, क्योंकि समावेशित करेंगे तो इसलिए वर्ग संघर्ष कम होगा। सर पर्यावरण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उस पर भी, क्योंकि हम सबके बारे में सोचेंगे, सिर्फ स्वयं के बारे में नहीं सोचेंगे, तो पर्यावरण के सापेक्ष या उसके अनुकूल काम करेंगे। और सर भ्रष्टाचार भी कम होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हम स्वहित की बात नहीं करेंगे, हम सबके हित की बात करेंगे, सर्वहित की बात करेंगे, तो भ्रष्टाचार पे भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, गुड, अच्छा है। आंचल बताओ, क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं टॉलरेंस के? क्या इसका बेनिफिट हो सकता है? सर मोस्टली वैसे कवर हो गए, पर मैंने भी इन्हीं लाइंस पे सोचा था कि सोशल में तो मतलब काफ़ी मतलब अगर हम इस चीज़ की तरफ टॉलरेंट हो जाएं कि मतलब फॉर एग्जांपल कि गर्ल एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट, तो उसमें काफ़ी फ़र्क आएगा। और एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा आ सकता है, लाइक इट विल नॉट ओनली बेनिफिट जो लाइक हमारे को डिपेंडेंस है जिन ऑर्गेनिजम्स पे, बट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो, इफ़ वी आर टॉलरेंट और अपनी थोड़ी अनलिमिटेड वॉन्ट्स कम कर दे, सो वी विल जुडिशली यूज द रिसोर्सेज, तो मतलब वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बहुत वो होगा। चलो एंड हाँ बिल्कुल सही बात है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग, आम लोग किस चीज को मानते हैं? पैसा। पैसे भी ज्यादा आएंगे अगर हम टॉलरेंट होंगे तो। कैसे? आप जरा सोच के बताएं। बाकी सबने सही बोला है, मैं जो आप लोगों ने नहीं बोला है उसकी तरफ मैं ध्यान ले जा रहा हूं। मुझे आप बताएं, किस तरह की सोसाइटी में साइंस एंड इनोवेशन की पॉसिबिलिटी है? ऐसी सोसाइटी जो ट्रुथ खोजती हो, या जो ट्रुथ पहले जान चुकी है और अंतिम ट्रुथ, क्योंकि हम लास्ट ट्रुथ जानते ही हैं तो फिर खोजना क्या? किस में इनोवेशन ज्यादा होगा, जो ट्रुथ खोज रहा हो या जो ट्रुथ जानता हो, अल्टीमेट ट्रुथ पहले ही जानता हो? बताओ। सर जो खोज रहा हो। खोज रहा हो, जो मानता हो कि जो मैंने जो ट्रुथ जाना है ना वो मेरे टाइम एंड स्पेस के हिसाब से ट्रुथ है, ट्रुथ और भी है। तो अगर मुझे दिख रहा है कि यार बारिश नहीं हो रही है, और एक किताब में लिखा हुआ है कि इंद्र भगवान जब खुश होते हैं तो बारिश होती है, नहीं खुश होते तो नहीं होती, या जो भी है, तो मैंने ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ मान लिया। दूसरा ये कह रहा है नहीं भाई, ये एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट यही होगा, और भी होंगे, खोजते हैं। और खोजा और हमने देखा कि नहीं यार, एक ट्रुथ ये है कि ऐसे ऐसे इसका मैकेनिज्म है और बारिश होती है। तो खोजने के लिए क्या, ये तो मैंने छोटी सी खाली समझ पाए आप, इसके लिए मैंने कहा किसी भी तरह के साइंटिफिक इनोवेशन के लिए, साइंस एंड इनोवेशन के लिए जरूरी है आपका एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड के अंदर होना चाहिए कि आप नया नए ट्रुथ, न्यू ट्रुथ खोजने की क्षमता, कैपेसिटी होनी चाहिए। और वही खोजेगा जिसको पता है कि अंतिम अंतिम ट्रुथ, लास्ट ट्रुथ जैसी कोई चीज नहीं है। जो किताब में बताई गई है वो हो सकता है, जो मेरे पिताजी ने बताई वो भी एक प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, बट वही प्रोस्पेक्टिव है नहीं, मुझे खोजना होगा। जब हम खोजने की जिज्ञासा वाली करेक्टर या एटीट्यूड लेकर आते हैं तो उन जगहों पर ही इनोवेशन हो पाता है। देखो ये सच है या नहीं? क्या सऊदी अरेबिया, जिसके पास पैसे तो बहुत हैं, पेट्रो डॉलर, पेट्रो मनी, या पाकिस्तान या इंडिया, जहां पे ट्रुथ पता है पहले, कुछ कई क्षेत्रों में तो ट्रुथ हमें पहले ही पता है, तो हम देख ही रहे हो कि हमारे हमारे यहाँ इनोवेशन या हमारे नाम से पेटेंट कितने हो पाते हैं। हमारा वैज्ञानिक भी जो है ना, जिसको हम साइंटिस्ट कहते हैं,
वो भी क्योंकि उसकी जो सोच है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा बट मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, वो सोच है वो पहले से ही वो इतना वो रिजिड है अपने ट्रुथ को लेकर, जो उसको किताब से और समाज से मिला है, परिवार से और अपब्रिंगिंग में सीखा है, कि वो उस ढंग से जिज्ञासु नहीं है, उस ढंग से खोजने वाला सीकर नहीं है वो, जिस ढंग से यूरोप का एक सीकर है। तो ट्रुथ और इनोवेशन की पॉसिबिलिटी भी, साइंस की पॉसिबिलिटी भी टॉलरेंस पर या रिलेटिविज्म पर बेस करता है, ना कि एब्सोल्यूटिज्म पर। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? बोलो भाई। यस सर। तो आपको यस ना सर। नए नए इंसाइट भी मर्ज करते चलना चाहिए अपने अंदर। एक और हम देख सकते हैं, ख्याल आ गया, अगर टॉलरेंट सोसाइटी है, सोसाइटी में टॉलरेंस ज्यादा है, तो इंटरनल सिक्योरिटी के हालात बेटर होंगे, वायलेंस कम होगी उस राज्य में, उस स्टेट में। अगर उस स्टेट में वायलेंस कम होगी, इंटरनल सिक्योरिटी बेटर होगी, तो स्टेट को पुलिसिंग पर और आर्मी पर इंटरनल खर्च करने की जरूरत कम पड़ेगी। तो जो रिसोर्स बचेंगे, जो उसने इंटरनल सिक्योरिटी के हालात ठीक हैं, वायलेंस कम है नहीं है स्टेट में, तो पुलिस और आर्मी को पे खर्च करना कम होगा। आप देखें हमारे कितने आर्मी पर्सनल्स, कितने इंटरनल जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, कितनी पुलिस है, वो केवल और केवल इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हुई है, क्योंकि जगह जगह वायलेंस है। तो अगर स्टेट में टॉलरेंट, नॉन वायलेंट या वायलेंस कम हो, तो ये जो खर्चा बचेगा, ये खर्चा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स हैं उनको सही करने में लगाएंगे वो पैसे। उस रिसोर्सेस का इस्तेमाल होगा एजुकेशन में, बेटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, बेटर हेल्थ के इंस्टीट्यूशन बनेंगे, उस पर रिसर्च होगा। कुल मिला के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके लिए रिसोर्स बचेंगे अगर टॉलरेंट सोसाइटी होगी। तो हम देखेंगे इसका बेस्ट एग्जांपल वेस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न यूरोप है, जहां पर पुलिस पे उतना खर्चा नहीं है। तो इंटरनल सिक्योरिटी का पैसा, जो कि बहुत भारी, राज्य का तो काम है, सबसे पहला ही काम ही है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और क्यों करना? क्योंकि वायलेंस है तो उस पर खर्चा करेगी, और रिसोर्स तो हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो ये भी एक प्रोस्पेक्टिव है कि ह्यूमन इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई होगा, या उन उन इंडेक्स पे खर्च करेगी गवर्नमेंट, रिसोर्सेज को यूज करेगी। बोलो, ये पॉइंट कुछ जचा या नहीं जचा? जैसा सर। तो बाकी बातें तो आप लोगों ने कही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर, राइट्स के मैटर में, ये सब कुछ टॉलरेंस से आएगा। अगर सोसाइटी में टॉलरेंस है, बाकी तुम लोगों ने सही कहा, सोशल जस्टिस तभी आएगी। सोशल जस्टिस की में बाधा क्या है, क्या है हर्डल? सोशल जस्टिस में हर्डल है कास्ट सिस्टम, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म, वर्णा सिस्टम, पेट्रियार्की, ये सब सोशल जस्टिस में हर्डल है। इनको माइनस कर दें, घटा दें, टॉलरेंट ले आएं उनके अंदर, तो एम्पावरमेंट हो जाएगा। और विदाउट एम्पावरमेंट, अगर हम विमेन एम्पावरमेंट को ही खाली लें, बाकी तो 50% लगभग पॉपुलेशन को का योगदान, उनका फायदा नहीं उठा रहे हैं इंटेलेक्चुअलिटी एंड लेबर कैपेसिटी में। आप उनका सोसाइटी फायदा नहीं उठा पा रही, उनका कोई पार्टिसिपेशन हो नहीं पा रहा, ना इंटेलेक्चुअल लेवल पर, ना ही लेबर कैपेसिटी के बेस पर। तो आप सोसाइटी चला रहे हैं 50% कम इंटेलेक्चुअल और लेबर कैपेसिटी के साथ। क्योंकि बाकी लोगों को भी एम्पावर कर दें आप, तो आपको वैरायटी ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी और नंबर्स एंड लेबर कैपेसिटी आप 50% इनहेंस कर लेंगे। बोलो यस और नो? जब आप पढ़ने का, उनको आगे बढ़ने का, अरे जिंदा रहने का ही मौका नहीं दे रहे, पहली बात तो
पेट में मारने से लेकर जिंदा रहते हुए इनकेपेबल बना के मारने तक 50% पॉपुलेशन का आपका पार्टिसिपेशन इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी और लेबर कैपेसिटी पे भी रोका हुआ है। तो अपनी कैपेसिटी का आप 50% ही यूज कर रहे हैं। इस तरह से भी अगर 50% यूज कर रहे हैं आप, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी पीछे हैं। अगर हम खाली सीधे शुद्ध रूप से पैसे जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि टॉलरेंस सोशल हार्मनी में, इंटरनल सिक्योरिटी में, इंक्लूसिव ग्रोथ में, सोशल जस्टिस में, साइंस एंड साइंटिफिक इनोवेशन में, साइंटिफिक टेम्परामेंट में, राइट्स के इश्यूज में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हाई रखने में, तो बहुत तरह से कर सकते हैं। तो 5-7 तो बता ही दिए मैंने। ठीक है, बोलो। यस सर। ओके, लास्ट करते हैं इसका, क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म की जरूरत आपको इसमें पड़ेगी नहीं, पेपर 4 में नहीं पड़ेगी, एथिक्स में नहीं पड़ेगी, बट मैंने कहा कि ये पेपर क्रिटिसिज्म भी सीख जाए हम। तो ऐसे में कितनी बार तो घुमा फिरा के ऐसे आया ही है सेम टॉपिक पर, और आगे भी आएगा, क्योंकि ये तो हमारी इश्यूज तो खत्म नहीं हुए हैं ना, इश्यूज तो वही हैं। तो क्रिटिसिज्म मैंने आपको सीधा तरीका बताया। जिसका भी क्रिटिसिज्म कोई अच्छा वैल्यू हो, जिसको अच्छा माना जाता है, आपको भी लगता है अच्छा है, उसका क्रिटिसिज्म करना आसान नहीं है। आसान करने के लिए एक ही काम कर सकते हैं आप, हैं उसका केवल इंटेंसिटी बढ़ा दिए, हाई में ले जाइए, उसको अति दिखा दीजिए, और अति करते ही फिर हर चीज खराब है, एक्सट्रीम में उसको दिखा दीजिए। तो बहुत सारे, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? ये यस सर। बताइए कि अगर ये एक्सट्रीम में होगा, क्योंकि टॉलरेंस तो होना ही चाहिए, पर अगर लिख देते हैं आप कि एक्सट्रीम में है सर, एक्सट्रीम में होगा, तो फिर आप इसके क्रिटिसिज्म की तरफ मूव कर सकते हैं। तो यही तरीका ही है। तो अब मैंने इशारा कर ही दिया आप लोगों को। बताओ, क्रिटिसिज्म कर, इसको क्रिटिसाइज करना हो तो क्या क्या इसमें हम कह सकते हैं, आलोचना क्या क्या हो सकती है इसकी? बताओ संजय, सहिष्णुता की आलोचना क्या हो सकती है? सर एक अभी जो ध्यान आ रहा है कि सर कुछ कड़े डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ ठीक है, और कड़े कैसे? एग्जाम्पल? सर किसी सोशल इशू पे, क्योंकि हम तो, या जैसे सर कोई प्रॉब्लम है, जैसे ये अलगाववाद या किसी के ऊपर अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, तो हम तो सबको समावेशित करेंगे या सबके विचारों को रखेंगे, तो उसमें सर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, कोई और? अच्छा, रोहिणी ने हैंड रेज किया है, बताओ रोहिणी। बोलिए रोहिणी। अच्छा, माइक कुछ गड़बड़ है, तो आप टाइप कर दो तब तक। और कोई और बताए? इतना कुछ तो पढ़ चुके हो, बताओ। टॉलरेंस को कमजोरी के रूप में भी देखा जा सकता है। हाँ ठीक है, मतलब कोई एक और तरीके बड़ी, से ठीक है, कोई और सोचो, थोड़ा सा और गहरा सोचो। ठीक है, ये भी कंप्लीट कर लो आप, बाकी लोग भी और कुछ सोचें। कोई भी, एनीवन? माइक ऑन करो और बोलो। चलो समझिए, मैं टॉलरेंट हूं। टॉलरेंट व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, प्रगतिवादी होता है। तो प्रोग्रेसिवनेस, बहुत सारे टॉलरेंट या बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग अक्सर
तो मैं ज्यादा प्रोग्रेसिव हूं, ज्यादा टॉलरेंट हूं, तो मैं स्टेटस कोइज्म का शिकार होता हूं। ये शब्द लिख लो, स्टेटस कोइज्म, यथावादी। मुझे लगता है कि यार ट्रुथ के तो मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव हैं, ये भी प्रोस्पेक्टिव है। बुर्का पहना जा रहा है, लड़कियों की शादी मान लो कम एज में कर दी जा रही है, या मतलब हम बहुत सारे चीजों को लेकर टॉलरेंट हो जाते हैं जो कि जस्टिस के इश्यूज हैं। और कई बार अगर मैं जस्टिस के इश्यूज पे भी टॉलरेंट हो गया हूं या चुप हो गया हूं, प्रोग्रेसिवनेस दिखा रहा हूं, तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा क्रिटिसिज्म है टॉलरेंट होने का जस्टिस वाले इश्यूज पे। क्योंकि जस्टिस का इशू है कि भाई आप कैसे एक लड़की, अपने ही घर की बेटी का आप चेहरा ढक के रखते हैं, बुर्का पहना के रखते हैं। बट अगर मैं टॉलरेंट हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ, तो लगेगा ठीक है, उनका कल्चर है। जबकि जस्टिस के तौर पे देखें कि किसी का चेहरा, आपकी किसी की पहचान ही छिपा दिया आपने, पहचान छिप गई। हम जिस ढंग से बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, और किसी की पहचान है ही नहीं, तो वो तो फिर उसके लिए, या और भी तरह से देख सकते हैं, कई जगह देख सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग स्टेटस कोइज्म के शिकार होते हैं। बहुत ज्यादा सहिष्णु होने पर न्याय से जुड़े हुए इश्यूज हैं, उस पे वो बोलने से या उस पे एक्शन करने से बचते हैं। अब इससे होगा क्या, इस तरह से जो जो टॉलरेंस है, वो जो सोशल इविल है उसकी एज को बढ़ा देता है। सोशल इविल जो जल्दी खत्म हो सकता था अगर मैं नॉन टॉलरेंट होता उस इविल के लिए, सोशल इविल के लिए। बट मुझे लग रहा है कि ठीक है, कोई बात नहीं, उनका उनका दृष्टिकोण है, वो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका ट्रुथ है, मेरा ट्रुथ और है। मानूंगा तो नहीं, लेकिन चलने दो। तो सोशल इविल की जो एज है वो भी बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो तुम लोग? और एक लास्ट बात मैं कहूंगा, फिर आप लोगों से फिर बोलने के लिए कहूंगा, क्योंकि कनेक्शन दिमाग का जुड़ जाता है तो चीजें ख्याल आने लगती है ना, तो वो कह लूं मैं पहले कि अगर आप टॉलरेंट हैं तो अपने राइट्स भी छोड़ देते हैं कई बार। टॉलरेंट हूं मैं, अपने राइट्स तो लेने चाहिए थे, नहीं लिए मैंने। राइट्स तो आपको पता है, राइट्स के बारे में कहा जाता है राइट्स मांगने से नहीं, छीनने से मिलते हैं। और आप मांग भी नहीं रहे, तो आपको या आपके क्लास को या आपके सेक्शन के वर्ग को अधिकार मिलेंगे भी नहीं, और ये सैकड़ों साल तक चलता रह सकता है। अगर स्त्रियां टॉलरेंस हैं, उनके टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा है, तो उनको अधिकार भी छीने जाते रहेंगे, अधिकार मिलेंगे नहीं। और ये भी एक टॉलरेंस की, ज्यादा टॉलरेंट होने की बुराई है। बोलो। तो रोहिणी ने लिखा है, शायद उसका माइक काम नहीं कर रहा। लिखा है इसने कि एक्सट्रीम टॉलरेंस में लीड टू अनफेयर ओपिनियन, एग्जाम्पल अनजस्ट अनहेल्दी रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सही है, यही मैं बता भी रहा हूं। इट इज हार्मनी इन डिफरेंस which is not synonyms with acceptance। ठीक है, हार्मनी, ठीक है। तो हम दो तीन चीजें देख सकते हैं जो मैंने बताई। कुछ और आपको ख्याल आ रहा है तो बताइए। और ये है टॉलरेंस की, बस उसमें आगे लिख देंगे एक्सट्रीम, ताकि पता चला इतना सारा आपने 1200 वर्ड्स में लिखना है, 1000 वर्ड्स में आपने तारीफ की, और 200 वर्ड्स में फिर ऐसा पढ़ने वाले को नहीं लगे कि फिर 1000 वर्ड्स लिखे ही क्यों थे। तो आप लिखेंगे कि अपने आप में एक वर्चू है, बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स कोई भी चीज अति में जाके बिगाड़ सकती है। तो अधिकार वाले, राइट्स वाले मैटर पे, क्योंकि आपको पता है सैकड़ों हजारों साल से कई लोगों ने अपोज किया नहीं, तो उनको राइट्स भी नहीं मिले, और ऐसा और भी चल सकता है हजारों साल तक। तो वो भी एक मैटर हो सकता है। बताओ, क्लियर है सबको सब कुछ? बताइए।
अगर क्लियर है तो इस तरह से हम टॉलरेंस पर बात कह सकते हैं। आपको ऐसे लिख के दिखाना है। तो आप लोग अभी मैं इसको लॉग आउट करूंगा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया है मैंने।